my dear young viewers and my dear friends, 12th क्लास के स्टूडेंट्स, हेलो हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग मेरे अच्छे स्टूडेंट्स। और प्री बोर्ड चल रहे हैं, मुझे अच्छी तरह पता है 2024-25 के क्लास 12th के। तो 21 दिसंबर को पेपर था इंग्लिश का, जिसका कोड है 301। ओके, तो टाइम अलाउड है इसका 3 आवर्स है इसका टाइम, मैक्सिमम मार्क्स है इसके 80। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इनू इज हेयर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि 21 दिसंबर को हुआ था। वो पूरी की पूरी आपको हर चैनल के ऊपर आंसर की सिर्फ मिली है, लेकिन मैं पूरा सॉल्यूशन हर क्वेश्चन को सॉल्व करके डाल रही हूँ एग्जैक्टली जो कि एग्जामिनेशन में जैसा आपको लिखना है। और एग्जामिनेशन के टिप्स भी यहाँ पर आपको बताऊंगी समझाते हुए। ओके, now I am reading general instructions. Read the following instructions very carefully and strictly follow them. The question paper has 13 questions. इस क्वेश्चन पेपर में 13 क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस है और बिल्कुल सेम ऐसा ही फाइनल में पेपर आएगा। पैटर्न बता रही हूँ, ऐसा नहीं कहा मैंने कि पेपर सेम आएगा, मैंने ये कहा है बिल्कुल इसी तरह की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन सेम आपको बोर्ड में देखने को मिलेगी। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स 22 मार्क्स का, सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स 18 मार्क्स की, सेक्शन सी लिटरेचर 40 मार्क्स का। ठीक है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। हर एक क्वेश्चन के आगे विशेष निर्देश दिए हुए हैं। राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट बेयर ऑफ इन योर आंसर शीट। हर एक क्वेश्चन का नंबर आपको बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक का नंबर जो है वो आप क्वेश्चन का नंबर बिल्कुल ठीक डालें। मैं आपसे एक एग्जामिनेशन का, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है 26 ईयर्स का पढ़ाने का, वो ये है कि मैं आपसे कहूँगी कि हर क्वेश्चन को सीक्वेंस में करें। ठीक है। कई बार ऐसे होता है हम अनसीन पैसेज कर रहे होते हैं, तो अनसीन पैसेज के अंदर हमें किसी का जवाब नहीं आता, तो उसके लिए प्रॉपर जगह छोड़ दीजिए आप। ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो भी पेपर है इंग्लिश का, वो आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 1 से ही करना चाहिए। ओके, तो जब आप शुरू में क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, आपको टाइम मिलता है, तो उसमें कुछ आप मार्क तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कुछ आंसर आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि इसका ये आंसर है, इसका ऐसा आंसर है। और ज़्यादातर अनसीन के पैसेजेस के जो आंसर होते हैं, वो बच्चे पैसेज की लाइंस को ही कॉपी करते हैं अगर उन्हें मॉडिफाई करना नहीं आता। और अगर आपको मॉडिफाई करना नहीं आता, कोई बात नहीं होती, आप अनसीन की लाइंस को भी कोट कर सकते हैं। अगर लाइंस बिल्कुल करेक्ट हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाइए, हम देखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे सेक्शन ए में adhere to the prescribed word limit while answering the question। आपको जब भी किसी भी सवाल का जवाब देना है तो उसमें जो वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं 100 वर्ड्स का आया तो आप 200 वर्ड्स का लिख दें। उससे क्या होता है कि आप अपने पॉइंट से, मेन पॉइंट से हट जाते हैं और उसमें ज़्यादा लिखने के नंबर कंटेंट में से कट जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितने नंबर कंटेंट के, कितने फॉर्मेट के, कितने सब कुछ हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स 22 मार्क्स का है ये। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। फ्रॉम स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स टू टेलीविजन लैपटॉप्स। और स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट, टेलीविजन तक, लैपटॉप तक, डिजिटल डिवाइसेस कंज्यूम अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर डेली लाइफ्स। जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, जितने भी ये डिजिटल डिवाइसेस हैं, ये हमारे दिन भर का सारा समय जो है वो पोर्शन कंज्यूम कर लेते हैं, अपने तरफ से उपयोग कर लेते हैं। वाइल टेक्नोलॉजी ऑफर्स कन्वीनियंस, जबकि तकनीक जो है हमें बहुत सुविधा तो देती है, एंटरटेनमेंट, हमारा मनोरंजन करती है, प्रोडक्टिविटी, और हमें प्रोडक्टिव भी बनाती है, हमें क्रिएटिव भी बनाती है। इट कैन ऑल्सो डिस्टर्ब फैमिली डायनामिक्स, लेकिन ये हमारे परिवार के जो डायनामिक्स हैं, जो नियम कानून है, सब कुछ चीज़ें हैं, उनको डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब कर देती है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम डिमिनिशेस फेस टू फेस इंट्रैक्शंस। और हम अगर ज़्यादा देर किसी भी स्क्रीन के आगे बैठे रहें, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन है, टैबलेट की है, स्मार्टफोन की है, अगर हम उनके सामने बैठे रहें तो हमें क्या नुकसान होता है, इससे डिमिनिशेस का मीनिंग कम हो जाता है।
फेस टू फेस इंट्रैक्शंस, हम आमने सामने बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। वीकेंस इमोशनल बॉन्ड्स, और हमारे जो संवेदना से भरे हुए जो बंध हैं, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो कमज़ोर हो जाते हैं। एंड डिट्रॉइट्स द क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड टुगेदर, और कमी आ जाती है। डिट्रॉइट्स का मीनिंग होता है पतन हो जाता है उस क्वालिटी समय का, वो बहुत ही गुणवान समय का जो कि हम एक दूसरे के साथ बैठकर गुजारते हैं। ओके, नाउ constant bombardment of notification etc can lead to cognitive overload। लगातार नोटिफिकेशन जब आते हैं, लैपटॉप पे आते हैं, टैबलेट पे आते हैं, फ़ोन पर आते हैं, ये कॉग्निटिव क्या होते हैं, हमारे दिमागी ओवरलोड हमें दिमाग को कर देते हैं। रिड्यूसिंग आवर एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली, और हम जो हमारी सृजनात्मक तरीके से सोचने की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इनोवेटिवली, और हम अपनी समस्याओं का जो हल नए तरीके से कर पाते हैं वो भी हमारा कम हो जाता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स फैमिली इंट्रैक्शंस, और ये प्रभावित करता है परिवार के बीच के इंट्रैक्शंस, जो बातचीतें होती हैं उनको प्रभावित करता है। एज रियल कॉन्वर्सेशंस एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस आर ऑफन साइडलाइंड इन फेवर ऑफ डिजिटल वंस, और हमारी जितनी भी बातचीतें, वास्तविक बातचीतें होती हैं, हम जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे से, वो ये जो डिजिटल जो है ये बिल्कुल उनको दरकिनार कर देता है। सोहिनी रोहरा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ऑथर, और सोहिनी रोहरा जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ऑथर भी हैं, एंड मेंटल हेल्थ एडवोकेट और मानसिक स्वास्थ्य की एडवोकेट भी हैं। एम्फेसाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ओवर स्टिमुलेशन, और वो जो है दबाव जोर डाल के कहती हैं इस ओवर स्टिमुलेशन का क्या प्रभाव पड़ता है विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, और लगातार बढ़ते हुए इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का जो प्रभाव है, जो बढ़ रहा है, पीपल आर फीलिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स, लोगों के दिमागों में नेगेटिव प्रभाव बढ़ रहे हैं। एंड आर स्ट्रगलिंग टू प्रायोरिटाइज देयर क्रिएटिविटी एंड फोकस, और वो संघर्ष कर रहे हैं प्राथमिकता देने की, अपनी क्रिएटिविटी को और फोकस करने को वो लगातार प्राथमिकता दे रहे हैं। कांस्टेंट डिजिटल एक्सपोजर, लगातार जब हम लैपटॉप और टैबलेट के आगे बैठे रहते हैं, लीड्स टू एन ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन, हमारा दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। हमारा दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। कॉग्निटिव ओवरलोड, हमारे दिमाग के ऊपर जो भी बोझ होता है, देयरफॉर होता है। डिक्रीजेस कॉग्निटिव फंक्शनिंग, हमारे दिमाग की फंक्शनिंग कम हो जाती है। सोचने समझने की, फोकस और क्रिएटिविटी की क्षमता कम हो जाती है। शेड्यूल्ड डिजिटल ब्रेक्स, हमें जो है लगातार टाइम टेबल बनाना चाहिए, और ये जो लैपटॉप है और जो टैबलेट्स हैं, फ़ोन्स हैं, इनसे हमें ब्रेक लेना चाहिए। ऐप्स दैट लिमिट स्क्रीन टाइम, कुछ ऐसे ऐप हैं जो कि हमारे स्क्रीन टाइम को सीमित करते हैं। एंड टेकिंग सपोर्ट थ्रू ह्यूमन कनेक्शंस, और हमें मनुष्य के कनेक्शंस में आने के लिए सपोर्ट करते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़, बाहर जाकर खेलने कूदना, हॉबीज़, अपनी जो हॉबीज़ हैं हमारी, उनको पूरा करना, कैन गिव एन इंस्टेंट ब्रेक फ्रॉम बीइंग हाइपर स्टिमुलेटेड, और ये सब हमें एक इंस्टेंट ब्रेक देते हैं। हमारी हॉबीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ हमें एक ब्रेक देती हैं और हमें हाइपर स्टिमुलेटेड होने से बचाती हैं। ये सब कुछ अतः एनहांसिंग इंस्पिरेशन, हमें प्रेरणा हमारी बढ़ती है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता बढ़ती है, एंड फोकस इन न्यू एक्साइटिंग वेज, और हम तरह तरह के नई चीज़ों के ऊपर जो है, अपने एक्साइटिंग वेज के ऊपर हम ध्यान लगा पाते हैं। डिजिटल डिवाइसेस हैव बिगन टू रिप्लेस मीनिंगफुल इन, और डिजिटल डिवाइसेस जो हैं उनको रिप्लेस करिए अर्थपूर्ण रूप में इन पर्सन इंट्रैक्शंस, लोगों से बातचीत कीजिए। फैमिली मेम्बर्स में भी फिजिकली क्लोज, और ताकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो फिजिकली आपके नज़दीक आएँ, येट इमोशनली डिस्टेंट, हालांकि संवेदनात्मक रूप से दूर रहें। एंगेज्ड विद देयर स्क्रीन्स इन द सेम रूम और टेबल, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े रहें, एक ही स्क्रीन से, एक ही कमरे के अंदर, एक ही टेबल पर वो हमसे जुड़े रहें। अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड डिजिटल डिटॉक्सिंग, डिटॉक्सिंग का मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन, और अंडरस्टैंडिंग द साइंस, हम इस विज्ञान को समझें जो कि डिजिटल डिटॉक्सिंग, डिजिटल प्योरिफिकेशन के पीछे है। हेल्प्स अंडरस्कोर इट्स इफेक्टिवनेस, और वो जो है हमारे लिए एक प्रभावशाली है। द ह्यूमन ब्रेन इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर कॉन्स्टेंट मल्टीटास्किंग, मनुष्य का दिमाग इस तरीके से नहीं बनाया गया है कि लगातार वह तरह तरह के काम करता रहे। व्हेन वी स्विच बिटवीन टास्क,
जब हम काम के बीच में रोकते हैं, सच एज चेकिंग ईमेल्स, जब हम अपने ईमेल चेक करते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू टेक्स्ट या फिर किसी बात का जवाब देते हैं, वी यूज़ कॉग्निटिव रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली, और तब हम अपने कॉग्निटिव, अपने दिमाग के जो स्रोत हैं उनको इनएफिशिएंटली, इनएफिशिएंटली का मतलब होता है ठीक ढंग से अपनी ताकत के अनुसार उसका प्रयोग नहीं करते। दिस टास्क स्विचिंग कैन लीड टू मेंटल फैटीग, और यही हमारा जो टास्क स्विचिंग है वो हमें ले जाता है मेंटल, मानसिक थकान की ओर, एंड रिड्यूस क्रिएटिव कैपेसिटी, और कम कर देता है हमारी सृजनात्मकता क्षमता को कम कर देता है। नाउ डॉक्टर सरन्या थलूर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन, एसोसिएट प्रोफेसर है मास कम्युनिकेशन के डॉक्टर सरन्या थलूर, शेयर्स हर पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिजिटल डिटॉक्सिंग। उन्होंने अपना जो है अनुभव डिजिटल प्योरिफिकेशन के लिए जो है वो शेयर किया है। एज अ फैकल्टी मेंबर, वह फैकल्टी मेंबर हैं। डिजिटल डिटॉक्स इज प्योर माइंडफुल, और डिजिटल प्योरिफिकेशन एक प्योर, पूरे हमारे दिमाग से संबंधित एक शिक्षा है, एंड लर्निंग फॉर मी, और मेरे लिए सीखना है। आई स्टे अवे फ्रॉम गैजेट्स वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार मैं इन सभी गैजेट से, लैपटॉप, टैबलेट्स, फ़ोन से दूर रहती हूँ। डिवोटिंग सैटरडेज टू डिजिटल डिटॉक्स, और मैं पूरा सैटरडेज जो है, शनिवार जो है वो डिजिटल इन सब चीज़ों से दूर रहकर प्योरीफाई करती हूँ। वेयर आई एन्जॉय पेंटिंग म्यूरल्स, और मैं फिर म्यूरल्स की पेंटिंग, जो कि अलग अलग तरह की राइटिंग्स होती हैं, उनको पेंट करती हूँ। दिस रिचार्जेस मी, इससे मुझे शक्ति मिलती है। अलाउइंग मी टू टीच एंड लर्न मोर इनोवेटिवली विद माई स्टूडेंट्स, और इससे मुझे ताकत मिलती है, मैं सीख पाती हूँ, सिखा पाती हूँ बड़े नए तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ। माई एडवाइस टू स्टूडेंट इज़ द सेम, मेरी जो सलाह है स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल यही है। एब्सटेन फ्रॉम डिजिटल गैजेट्स ग्रेजुअली, और धीमे धीमे ये जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं इन सब से जो है एब्सटेन का मीनिंग होता है दूर हो जाएं, एंड गो बैक टू द नेचर टू सूद योर सेल्फ, और प्रकृति की ओर मुड़ें और अपने आप को थोड़ा आराम दें। एंड बिकम मोर प्रोडक्टिव इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और आपको आप जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वहाँ आप मुड़ें। नाउ टू डिटॉक्स योर फैमिली फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस, अपने परिवार को अगर आपको प्योरीफाई करना है इन डिजिटल डिवाइसेस से, स्टार्ट बाय सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज, और आपको शुरू करना पड़ेगा सबसे पहले बिल्कुल साफ सुथरी सीमाएं रखिए, एंड डेजिग्नेटेड टेक फ्री जोन, और आपको बनाना है बिल्कुल टेक फ्री जोन बनाना है जहाँ पर कोई डिजिटल चीज़ें ना हो। सच एज द डाइनिंग रूम और बेडरूम, आप कोई जगह चुन लीजिए, डाइनिंग रूम या बेडरूम, जहाँ कोई भी गैजेट ना हो। रिप्लेस स्क्रीन टाइम विद एनालॉग एक्टिविटीज़, और स्क्रीन टाइम की जगह आप एनालॉग एक्टिविटीज़ करिए, जैसे कि पढ़ना, रीडिंग, बोर्ड गेम्स हैं, आउटडोर प्ले है। प्लान स्क्रीन फ्री इवेंट्स, और ऐसे इवेंट्स को, ऐसी जो है इवेंट्स को आप प्लान कीजिए जिसके अंदर स्क्रीन ना हो, लाइक गेम नाइट्स और पॉट लक डिनर्स, और आप गेम नाइट्स कर सकते हैं, पॉट लक डिनर्स कर सकते हैं, टू एनकरेज फेस टू फेस इंटरेक्शन, जिससे आप एक दूसरे के सामने आकर बातचीत कर पाएँ। यूज़ अनप्लग्ड टाइम टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, और अपने जितने भी गैजेट्स हैं उनको अनप्लग कर दीजिए, और इस समय के दौरान प्रैक्टिस कीजिए माइंडफुलनेस, अपने दिमाग को पूरा कीजिए, मेडिटेशन आप ध्यान लगाइए, विच विल हेल्प यू इन रिकनेक्टिंग विद योर थॉट्स एंड इमोशंस। इससे आपको सहायता मिलेगी, आप अपने विचारों को और अपने इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को जोड़ पाएंगे। These practices enhance communication, ये अभ्यास जो है वो बढ़ाता है हमारे बातचीत को, एंड क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को विद इन द फैमिली, हमारे परिवार के साथ। बाय इम्प्लीमेंटिंग दी सिंपल स्ट्रैटेजीज, अगर हम इन साधारण नीतियों के ऊपर चलें, यू कैन फॉस्टर ए हेल्दियर बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी यूज़ एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड टुगेदर, तब आप एक बहुत ही स्वस्थ संतुलन बना पाएंगे टेक्नोलॉजी के बीच में और एक बहुत ही अच्छे खासा बिताए हुआ समय के बीच में। स्ट्रेंथनिंग फैमिली बॉन्ड्स, अपने परिवार के जो संबंध हैं उनको आप ताकतवर बना पाएंगे, एंड प्रमोटिंग वंस ऑल वेल बींग, और अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे एक स्वस्थ मनुष्य बनकर। रेगुलर डिजिटल डिटॉक्स प्रमोटर हार्मनी, और आप रेगुलर डिजिटल डिटॉक्स करके प्रोमोटर बन जाएंगे, आगे करने वाले बन जाएंगे हार्मनी को, किसको बैलेंस कर पाएंगे आप। यस, यहाँ ये सोर्स है इसका, अडेप्टेड फ्रॉम द फ्री प्रेस जर्नल। क्वेश्चन आंसर पर आइए। यस, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली, इसको आपको कंप्लीट करना है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन लीड टू डिमिनिश
जो एक एक्सेसिव, जब हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो हमारा डिमिनिश, क्या चीज़ कम हो जाता है बेटा? 2 के बाद यहाँ थोड़ी गलती है, डिमिनिश आना चाहिए। तो बोर्ड से पेपर आया, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, डिमिनिश आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो इसका आंसर आपका बनेगा, मैंने इसमें मार्क किया हुआ है। आप अनसीन पैसेज पर आइए, बिल्कुल स्टार्टिंग पे देखिए, यहाँ पर आइए आप नंबर 1 पे। ये देखिए, इसका आंसर बनेगा कि जब हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो किस चीज़ की कमी हो जाती है? फेस टू फेस इंट्रैक्शंस, हम एक दूसरे के सामने नहीं बैठ के बातचीत कर पाते। वीकेंड्स इमोशनल बॉन्ड्स, हमारे संवेदनात्मक जो संबंध होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। एंड डिस्ट्रॉयज द क्वालिटी टाइम स्पेंड टुगेदर, और एक अच्छा समय हम एक दूसरे के साथ बिता नहीं पाते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। What is one suggested method for reducing cognitive overload? एक कौन सा बहुत बढ़िया मेथड बताया गया है जिससे कि हम अपने दिमाग का जो लोड है, ओवरलोड, उसे कम कर पाएँ? तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग नहीं है, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस नहीं है। शेड्यूल्ड डिजिटल ब्रेक का मतलब होता है कि हम इस डिजिटल, इन सब लैपटॉप या टैबलेट फ़ोन से हम ब्रेक ले लें, और शेड्यूल का मतलब है इसका एक टाइम टेबल बना लें। लिस्ट 2 टिप्स फॉर फैमिलीज टू एंगेज इन डिजिटल डिटॉक्सिंग। तो हमें यहाँ पर 2 जो है वो टिप्स देने हैं जिससे कि हम अपने परिवार को डिजिटल प्योरिफिकेशन कर पाएँ। तो आइए यहाँ पर नंबर 3 का आंसर देखिए। 3 का आंसर यहाँ पे, टू डिटॉक्स योर फैमिली फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज। अपने परिवार को अगर आपको डिजिटल डिवाइसेस से प्योरीफाई करना है, स्टार्ट बाय सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज। सबसे पहले एक निश्चित सीमाएं तय कर लीजिए, एंड डेजिग्नेटिंग टैग फ्री जोन, और आप टैग फ्री जोन बना लें, या तो डाइनिंग रूम बना लें या बेडरूम बना लें। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी आप 2 इसमें से ले सकते हैं। आप रिप्लेस स्क्रीन टाइम विद एनालॉग एक्टिविटीज़, इसमें से यहाँ तक बेटा जो फेस टू फेस इंट्रैक्शन है ना, यहाँ तक आप 3 का आंसर है, टू डिटॉक्स से लेकर इंट्रैक्शन तक कोई भी आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। मेंशन 1 बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन ड्यूरिंग फैमिली डिजिटल डिटॉक्स। आपको जब आप अपने दिमाग को एक तरफा करते हैं और ध्यान लगाते हैं अपने फैमिली डिजिटल डिटॉक्स के दौरान, उसका फ़ायदा क्या होता है हमें? ठीक है, उसका फ़ायदा हमें होता है, यहाँ आइए 4th का आंसर, हेल्प यू इन रिकनेक्टिंग विद योर थॉट्स एंड इमोशन। इससे आप अपने विचार और अपनी भावनाओं को जोड़ पाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए आप। आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द पैसेज। आपको पैसेज के अंदर से वो लाइन पहचाननी है दैट प्रूव्स, जो कि ये सिद्ध करती है, हाउ मीनिंगफुल पर्सनल इंट्रैक्शंस, कि कितने अर्थ से भरे हैं हमारे व्यक्तिगत बातचीतें हमारे परिवार की, आर रिप्लेस्ड बाय डिजिटल डिवाइसेस, और इनका स्थान हमारे डिजिटल डिवाइसेस, फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप ने ले लिया है। तो यहाँ पर 5th का आंसर आ जाइए बेटा, आप आइए पैसेज नंबर 4 पर आइए। देखिए यहाँ पे, ये देखिए 5th का आंसर, ये लाइन्स हैं यहाँ पर, फैमिली मेंबर्स मे बी फिजिकली क्लोज येट इमोशनली डिस्टेंट, एंगेज विद देयर स्क्रीन्स इन द सेम रूम और टेबल। ये लाइनें हैं जो कि हमें बताती हैं कि हमारे डिजिटल डिवाइसेस ने हमारी फैमिली के अंदर इन सब चीज़ों का स्थान ले लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए आप बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड एज अ टिप ऑफ द डिजिटल डिटॉक्सिंग। यहाँ पर डिजिटल डिटॉक्सिंग में कौन सी चीज़ जो है वो नहीं दी हुई है, कौन सा टिप नहीं दिया हुआ? तो यह इंक्रीज स्क्रीन ब्राइटनेस। तो यहाँ पर है हम इस स्क्रीन की ब्राइटनेस क्यों बढ़ाएं? हम तो स्क्रीन को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसकी ब्राइटनेस को क्यों बढ़ाएं? तो ये टिप्स नहीं है इसके अंदर। Now, question number 7. According to Sohini Rohra, what is the impact of constant digital exposure cognitive functioning? सोहिनी रोहरा के अनुसार हम लगातार जब डिजिटल स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो हमारा दिमागी फंक्शनिंग जो है वो कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नंबर पैसेज नंबर 5 पर आप आ जाइए। देखिए सोहिनी रोहरा ने क्या जो कहा है उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर, द ह्यूमन ब्रेन इज नॉट डिजाइन फॉर कॉन्स्टेंट मल्टीटास्किंग व्हेन वी स्विच बिटवीन, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, सोहिनी रोहरा का ये 8th का आंसर,
सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ आइए 7th का। With the growing influence of multiple digital distractions, people are feeling the negative effects. सोहिनी रोहरा के अनुसार लगातार अगर हम स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं तो हमारी नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं एंड स्ट्रगलिंग टू प्रायोरिटाइज देयर क्रिएटिविटी एंड फोकस, और हम जो है वो स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी क्रिएटिविटी और फोकस को प्राथमिकता देने की, लेकिन प्राथमिकता हम दे नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए आप बेटा। Yes, now describe the concept of task switching. टास्क स्विचिंग की क्या अवधारणा है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप आ जाइए बेटा नंबर 5 पर आ जाइए, पैसेज नंबर 5 पर आइए। देखिए, the human brain is not designed for constant multitasking, or when we switch between tasks such as checking emails and responding to text, we use cognitive resources inefficiently. This task switching can lead to mental fatigue and reduced creative capacity. ठीक है, ये किसी बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक लगाया जिसका पेपर मैंने लिया है, लेकिन करेक्ट जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है हमें मेंटल फटीग हो जाता है और हम अपनी क्रिएटिव कैपेसिटी को खो देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये बेटा, है ना। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर, ओहो हम तो दूसरे पैसेज पे आ गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं ऐसा, क्रिएटिंग टैग फ्री जोन्स एट होम हेल्प एनहांस। जब हम घर पे टैग फ्री जोन घर पर बनाते हैं तो क्या चीज़ बढ़ जाती है, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत बढ़ जाती है और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कोई भी आप लिख सकते हैं ना। फाइंड अ सिनोनियम ऑफ द वर्ड प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का पैरा नंबर 6 में जो वर्ड है शुद्धिकरण है डिटॉक्सिंग। नाउ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये 10 मार्क्स का है। गोल्ड टच्ड न्यू हाइट, हाई नहीं आएगा, हाइट ऑफ 78,300 पर 10 ग्राम ऑन वेंसडे ड्यू टू सेफ हावन। और जो सोने का जो कीमत है वो 78,310 ग्राम पर वेडनेसडे को ये सेफ हेवन आसमान छू रहा है। बाइंग एमिड एस्केलेटिंग टेंशंस इन द मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट के अंदर जो है लगातार टेंशंस इस सोने के रेट से बढ़ती जा रही है। एंड लोअर यूएस बॉन्ड यील्ड्स मार्केट participants are expecting the yellow gold to rise further if global geopolitical uncertainties worsens। और इससे क्या होता है, येलो मेटल जो है इसकी लगातार जब कीमत बढ़ती है तो जो जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, अनिश्चितताएं हैं, वो और ज़्यादा बदतर हो जाती हैं। प्राइसेस रोज बाय 1500 पर 10 ग्राम कंपेयर टू ट्यूसडे, और अगर हम ट्यूसडे से वेडनेसडे को कंपेयर करें तो 1500 रुपये और ज़्यादा बढ़ गया है। कुमार जैन, स्पोक्स पर्सन ऑफ द इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, और इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के जो स्पोक्स पर्सन हैं कुमार जैन, उन्होंने कहा है जवेरी बाजार इज बजिंग विद एक्टिविटी। जवेरी बाजार जहाँ पर सोने चांदी का काम होता है वो लगातार क्रियाकलापों से भरे हैं। एज देयर इज अ सर्ज इन गोल्ड प्राइसेस, क्योंकि सोने की कीमतों में बढ़ाव हुआ है। द फुटफॉल्स हैव इंक्रीज्ड बाय अप टू 20% ऑन वेंसडे, और लोगों के कदम जो है लगातार इस मार्केट में बढ़े हैं 20% वेंसडे को कंपेयर टू अ वीक अगो, एक हफ्ता पहले की तुलना में। ही सैट द नवरात्रि फेस्टिवल, उन्होंने बताया कि नवरात्रि के त्योहारों में विच विल स्टार्ट ऑन थर्सडे, जो कि बृहस्पतिवार को शुरू होगा, एंड कॉन्टिन्यू टिल अक्टूबर 12 और 12 अक्टूबर तक चलेगा। इज एन ऑस्पिशियस टाइम फॉर बाइंग गोल्ड, ये शुभ समय होता है सोना खरीदने का। एज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइसेस फर्दर मूविंग नॉर्थवर्ड्स, और उत्तर की ओर जैसे जैसे संभावनाएं हैं कीमतें बढ़ने की। कंज्यूमर्स आर विजिटिंग स्टोर्स टू प्री बुक गोल्ड, और जितने भी खरीदार हैं वो स्टोर्स पर जा करके सोने को बुक करा रहे हैं एंड टेक डिलीवरी ड्यूरिंग नवरात्रि, और वह नवरात्रि के दिन उसकी डिलीवरी लेंगे, उन्होंने बताया। कंज्यूमर्स आर मेनली बाइंग गोल्ड ज्वेलरी फॉर द अपकमिंग वेडिंग सीजन, और जितने भी खरीदने वाले खरीदार हैं वो गोल्ड ज्वेलरी को खरीद रहे हैं आने वाले शादी के सीज़न के लिए, जो कि नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगी और ये चलेंगी फरवरी मार्च तक।
थ्राइविंग डिमांड इज लीडिंग कारीगर्स, इसकी बढ़ती हुई मांग की वजह से जो कारीगर हैं और जो सुनार हैं टू वर्क फॉर, उन्हें 12 घंटे हर रोज़ काम करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ दियर नॉर्मल वर्क आवर्स ऑफ 8, हालांकि वह बजाय 8 घंटे काम करने के उन्हें 12 घंटे काम करना पड़ेगा। इट इज़ अ चाइना मोमेंट फॉर इंडिया, इंडिया के अंदर भी चाइना जैसी ही स्थिति बन रही है। चाइना हैड बीन बाइंग गोल्ड टू हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, चाइना जो है सोने को खरीदती है जिससे कि प्रोटेक्शन हो पाए, इन्फ्लेशन के लिए प्रोटेक्शन हो पाए। नाउ इंडियंस टू, और भारतीय भी हैव टर्न टू द येलो मेटल, वह भी इस पीले धातु की ओर मुड़े हैं, जैन ने कहा। Previously, we would suggest that 15% of one's investment should go to gold, और पहले उन्होंने बताया कि 15% जो हमारा निवेश है वो सोने की तरफ जाना चाहिए। बट नाउ सिंस गोल्ड प्राइसेस हैव स्टार्टेड टू गिव 18 to 20% रिटर्न एनुअली, लेकिन अब ये जो सोने के कीमतों के अंदर जो निवेश है 18 से 20% बढ़ गया है। द इन्वेस्टमेंट शुड गो अप टू 25%, सेट भार्गव वैद्या, अ गोल्ड ट्रेड एनालिस्ट, जो कि भार्गव वैद्या सोने के व्यापार के जो विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा है ये इन्वेस्टमेंट 25% तक जाना चाहिए। Now, the key drivers behind the stellar performance of gold is the beginning of a rate cut cycle in the US, और ये जो की ड्राइवर हैं जो कि मुख्य जो सोने को जो है आगे बढ़ाते हैं रेट को US के अंदर, ये साइकिल जो है थोड़ी कम हुई है, फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन फॉर फर्दर रेट कट्स इन अपकमिंग US फेड मीटिंग्स, और US फेड मीटिंग्स के अंदर इन रेट्स को कुछ कम करने की कोशिश की गई है। कॉलिन शाह ने कहा है, जो कि कामा ज्वेलरी के MD हैं। ठीक है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुइटेबली। ऑन द ट्यूसडे मेंशन इन पैरा 1 द प्राइस ऑफ द गोल्ड वाज रुपीज, और वो फर्स्ट का आंसर है बेटा, यहाँ पर फर्स्ट वाले उसमें आ जाइए फर्स्ट, और गोल्ड का जो रेट है फर्स्ट का आंसर है 78,300, इसके अंदर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए आप। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज़ कॉज्ड एन इंक्रीज इन गोल्ड बाइंग इन इंडिया रिसेंटली, और गोल्ड की जो कीमतें हैं इंडिया के अंदर अभी हाल ही में किस कारण से बढ़ी हैं? एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बढ़ने की वजह से। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज डिमांड गोल्ड स्मिथ, जो लगातार मांग बढ़ रही है, जो सुनार हैं वो क्या कर रहे हैं? नाउ थर्ड का आंसर देखिए, थर्ड का आंसर बेटा यहाँ आइए, थर्ड का आंसर लीडिंग कारीगर्स और गोल्ड स्मिथ टू वर्क, उन्होंने जो है जितने सुनार हैं कारीगर हैं उन्हें 12-12 घंटे काम करने के लिए कहा है, बजाय 8 घंटे के, कि वे 8 घंटे काम करते थे, अब उनको जोर दे करके 12 घंटे काम करने के लिए कहा गया है। नाउ नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज द सजेस्टेड इन्वेस्टमेंट एलोकेशन टू गोल्ड अकॉर्डिंग टू भार्गव वैद्या, भार्गव वैद्या के अनुसार जो सोने पर निवेश है वह कहाँ तक बढ़ना चाहिए? दैट इज 25%। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए, एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, दो फायदे बताने हैं सोने के अंदर निवेश करने का अकॉर्डिंग टू पैसेज के अकॉर्डिंग। नंबर 1 है टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जिससे कि हम इन्फ्लेशन से बच सकें। नंबर 2 कल्चरल सिग्निफिकेंस, इसका एक कल्चरल महत्व भी है, हमारे जो रीति रिवाज हैं उनमें भी महत्व है। आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द पैसेज दैट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ इंक्रीज्ड कंजम्पशन एक्टिविटी ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल, हमें बताना है कि जो कि इसे सपोर्ट करता है, लगातार बढ़ जाती है मांग नवरात्रि के अंदर, क्यों बढ़ जाती है पैसेज के अंदर, ये कौन सी लाइनें हैं? नंबर 6 पर आइए आप, इसका है नंबर 6, यहाँ आइए, देखिए द नवरात्रि फेस्टिवल विच विल स्टार्ट ऑन थर्सडे, यहाँ से लेकर के आप डिलीवरी ड्यूरिंग नवरात्रि, आप सिर्फ इसका आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, कंज्यूमर्स आर विजिटिंग स्टोर्स टू प्री बुक गोल्ड एंड टेक डिलीवरी ड्यूरिंग नवरात्रि, आप सिर्फ इतना भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पर आइए, इट इज़ द चाइना मोमेंट फॉर इंडिया, इंडिया में भी चाइना जैसी स्थिति है। द लाइन रिफ्लेक्ट द एनालॉजी बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज, और इंडिया और चाइना के बीच में एक सेम बात क्या है? टू हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से बचाव के लिए। ओके, नाउ फाइंड अ सिनोनियम, सेम वर्ड निकालना है, सिनोनियम सेम होता है, एंटोनियम ऑपोजिट होता है। सेफ गार्ड का मतलब है हेज, एक दीवार खड़ी करना जो कि सुरक्षा कवच हो। ओके,
यस बेटा, क्रिएटिव राइटिंग स्किल जो कि सेक्शन बी है आपका, और इसे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये 18 मार्क्स का है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। थोड़ा सा अगर कट हो गया तो आप इसको, मैं पढ़ रही हूँ, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, यू आर Ahana, head boy, head girl of Primus Public School, Delhi. Your school is planning to conduct intensive voter awareness and registration drive for new and prospective voters. आपका स्कूल जो है कंडक्ट करने जा रहा है, एक ड्राइव कंडक्ट करने जा रहा है इंटेंसिव वोटर अवेयरनेस और रजिस्ट्रेशन को, और नए जो वोटर्स हैं उनके लिए ड्राफ्ट है सुटेबल नोटिस। आपको नोटिस जो है वो ड्राफ्ट करना है क्लास 10 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें नेसेसरी डिटेल्स आपको देनी है। ठीक है, जब आप फॉर्मेट बनाते हैं तो फॉर्मेट का 1 मार्क, कंटेंट के 2 मार्क, स्पेलिंग ग्रामर का 1 मार्क। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट का मतलब, आइए मैं क्वेश्चन के अंदर दिखाती हूँ आपको। यहाँ आ जाइए आप। फॉर्मेट होता है कि आपने स्कूल का नेम कैपिटल में लिखना है, जो दिया हुआ है। स्कूल का नाम दिया हुआ है प्राइमस पब्लिक स्कूल दिल्ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बिना लाइन छोड़े हुए नोटिस वर्ड डालिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर डेट डालिए जिस दिन का आप डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने जो इसकी हेडिंग है, हेडिंग क्या है कि किसके ऊपर आप नोटिस बना रहे हैं? इंटेंसिव वोटर अवेयरनेस एंड रजिस्ट्रेशन ड्राइव, इसके ऊपर आप बना रहे हैं, तो ये कैपिटल में आएगा। ठीक है, ये और जो है, और लास्ट में जब आप लिखते हो SD करके और जो अपना नाम लिखते हैं और आप कौन है, ये सारा का सारा 1 मार्क का होता है बेटा। इसको हम फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, कंटेंट होता है जो बीच का जो बॉडी है उसमें आप क्या लिख रहे हैं। तो कंटेंट के अंदर हमें क्वेश्चन में दिया है कि सारे डिटेल्स जो है वो शेयर करने हैं। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए बच्चों को इनवाइट करते हैं तो शुरू यहीं से करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्लासेस भी दी हैं। अगर क्लासेस नहीं दी तो आप 6 to 12th भी कर सकते हैं, 6 to 10th भी कर सकते हैं, 6 to 8th भी कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम होते हैं 6 to 8th के लिए होते हैं, 1st to 5th के लिए होते हैं, कोई प्रोग्राम 9 10th के लिए होते हैं, कोई प्रोग्राम 9 to 12th के लिए होते हैं। तो यहाँ पर शुरू ही ऐसे करना है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 10 to 12 आर इन्फॉर्म दैट आर स्कूल इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, यहाँ तक सभी नोटिस आप रट लीजिए, इस लाइन को, सेम होते हैं। उसके बाद में आपने हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालने के बाद आप ये ड्राइव अपने स्कूल में किस दिन कर रहे हैं। मान लीजिए 21 को हमने 21 को 12th का पेपर था और हमने 21 को जो है वो डाला है, तो उससे आगे की डेट डालते हैं। ठीक है, तो डेट डालने का यही तरीका है, 27 दिसंबर 2024। डे भी डालिए और टाइम भी लिखिए, डे डेट टाइम, ये पूरा, और किस जगह पर, वेन्यू, डे डेट टाइम और वेन्यू। वेन्यू का मतलब जगह, किस जगह पे आप कर रहे हैं, इन द स्कूल हॉल। अब बताना है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, कि आप ये ड्राइव क्यों कर रहे हैं। भाई आप ये ड्राइव करें टू इंक्रीज वोटर रजिस्ट्रेशन एंड टर्नआउट इन इंडिया, वोटर की रजिस्ट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, टू एडुकेट सिटीजन्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस ऑफ वोटिंग, और आप जो जितने भी नागरिक हैं उनको एडुकेट करना चाहते हैं कि उनकी वोटिंग में क्या परफॉर्मेंस हो, टू एनकरेज सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और जितने भी सिटीजन्स हैं उनको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप भी हिस्सा लें। तो लास्ट में आपने यही लिखना है, इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइव, योर प्रेजेंस इज मस्ट। ठीक है, कुछ लाइनें बिल्कुल सेम रहती हैं, फिर एक लाइन छोड़कर SD का मतलब सेंडर, कि ये किसने दिया है। ये तो हमारे पास 2 नाम आए हैं, एक तो आहान और एक आहाना। ठीक है, अगर आप लड़के हैं आहान, लड़की हैं तो आहाना, और उसके नीचे आपने लिखना है कि आप कौन हैं। ठीक है, तो आप है हेड गर्ल, ब्रैकेट में डालना है आपने। तो ये जो है वो मार्क्स की, अगर आप स्पेलिंग की कोई मिस्टेक करते हैं तो मैं आपको एक बता दूं कि स्पेलिंग की ऐसा नहीं है कि आप 10 स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, ऐसा नहीं है। 4 या 5 मिस्टेक जो होती हैं अगर स्पेलिंग की होती हैं, क्योंकि 12th के अंदर स्पेलिंग के लिए कोई भी माफ़ी नहीं है, तो इसीलिए आपको स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप 5 तक मिस्टेक करते हैं तो 1 मार्क करता है, अगर 5 से ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पर आ जाइए, इसका और देख लीजिए आप। देखिए इसके और में यू आर, इसका क्वेश्चन मैंने ऊपर दिया है, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ।
यू आर पद्मा पूरन ऑफ अ गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन दिल्ली। आप पद्मा या पूरन है गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में। योर स्कूल इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज सेल्फ डिफेंस फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने जो बनाना है, नोटिस बनाना है, ये सिर्फ किसके लिए है? गर्ल्स के लिए है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है। पहली इन्फॉर्मेशन है कि आप पद्मा या पूरन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है कि गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं। तीसरी इन्फॉर्मेशन है सेल्फ डिफेंस जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप स्कूल में, और ये नेक्स्ट है आप गर्ल्स के लिए है। और फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है सुपरविजन ऑफ दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो आपको जो है ये इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऊपर कैपिटल में स्कूल का नेम आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कैपिटल में नोटिस, लेफ्ट हैंड साइड पर डेट, और आप क्या करने जा रहे हैं? सेल्फ डिफेंस कैंप लगाने जा रहे हैं। देखिए, ऑल द गर्ल्स ऑफ क्लास 10 to 12 आर इन्फॉर्म्ड। अब यहाँ हम 10 to 12 भी दे सकते हैं, हम 8th to 6 to 8 भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं हुआ, सिर्फ गर्ल्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये 12th क्लास के लिए, तो 10 to 12 आर इन्फॉर्म दैट आर स्कूल इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ सेल्फ डिफेंस कैंप इन आर स्कूल ऑन 27 December 2024 थर्सडे। देखिए, डेट आ गई, डे आ गया, टाइम आ गया, और कहाँ पर? इन द स्कूल प्लेग्राउंड, वेन्यू आ गया। हाईलाइट्स ऑफ द कैंप आर एज फॉलोज, कि इस कैंप में क्या किया जाएगा, हाईलाइट क्या है, ताकि हम लोगों को अट्रैक्ट करें। डिफेंसिव मेजर्स लाइक स्ट्राइकिंग एक्सेट्रा, सेल्फ प्रोटेक्शन टिप्स आपको बताई जाएंगी। यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, कि आप जो ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है उसी से कैसे आप अपनी सेफ्टी करोगे। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको किस तरह से अपना विश्वास जो है वो बनाना है। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कम एंड ज्वाइन द कैंप। देखिए, सेम लाइन मैंने यूज़ की हुई है, आप भी ऐसी कीजिएगा। एक लाइन छोड़ करके सेंडर, और आप कौन है? पद्मा। और नीचे नहीं दिया हुआ, आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट ऑफ क्लास सो एंड सो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं दिया तो आप मत लिखिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऊपर दिया हुआ है, लेकिन पढ़ रही हूँ मैं। एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स अकेडमी, आप देखिए सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स अकेडमी के, दिल्ली ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू इनवाइट ऑल द डिग्नेटरीज एंड द रेजिडेंट्स ऑफ टू द फंड रेजर चैरिटी फुटबॉल मैच, गिव डिटेल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड द गेस्ट। देखिए, इसके अंदर जो है, मैं आपको बता दूं कि ये एक कार्ड का फॉर्मेट बनेगा। जैसे आप किसी को इनविटेशन का कार्ड देते हैं, पहली बात उसमें डेट, टाइम, वेन्यू सब कुछ देना, और चीफ गेस्ट भी देना है। ठीक है, द मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ स्पोर्ट्स अकेडमी, आपने यहाँ पर ये एक मुझसे छोटी सी गलती हुई है, मैनेजमेंट एंड स्टाफ ना लेकर के यहाँ पर सेक्रेटरी आएगा, द सेक्रेटरी आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में सेक्रेटरी दिया है, तो यहाँ पर आएगा द सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स अकेडमी दिल्ली cordially seek the pleasure of your inspiring presence on the occasion of, कौन सा ओकेजन है? हमने ओकेजन लिख दिया है, फंड रेजर चैरिटी फुटबॉल मैच हम करने जा रहे हैं। अब आ जाइए, किस दिन करने जा रहे हैं, डेट बताइए। 25 December 2024, डे है ट्यूसडे। कहाँ पर? स्पोर्ट्स अकेडमी ग्राउंड दिल्ली के अंदर। पार्टिसिपेंट इसमें कौन है भाई? फुटबॉल खेलने कोई तो आएगा ना, दिल्ली पुलिस की टीम्स आएंगी। चीफ गेस्ट कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, MINI, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अच्छा, फिर एक लाइन छोड़नी है, बताना है आपको किसने ऑर्गेनाइज ये किया है, स्पोर्ट्स एकेडमी दिल्ली ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 9:30 AM, कि अगर कुछ भी इवेंट होने वाला है कि लोगों को कह दीजिए कि आप बहुत जल्दी वहाँ पर आकर बैठ जाएं। यहाँ पर बताना है आपको, नोट डाल दीजिए, एंट्री यहाँ पर फ्री है। ठीक है, नाउ फिर आ जाइए इसके और पर आइए। नाउ as Naman Navya PGT English, you have received an invitation from the principal of Maxwell Public School। देखिए, नमन नव्या आप PGT English हैं, आपको इन्विटेशन आया है फ्रॉम द प्रिंसिपल मैक्सवेल प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल से आया है, और क्या करने के लिए आया है? स्टेट लेवल इंग्लिश एक्सटेम्पोर को जज करने का आपको इन्विटेशन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है मैक्सवेल पब्लिक स्कूल दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट डालिए, एक लाइन छोड़कर डियर सर। आपने उनको जो है रिस्पॉन्स भेजना है ना, रिस्पॉन्स ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको जब उन्होंने बुलाया है तो आपको रिस्पॉन्स अपना भेजना है।
तो यहाँ पर मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू जज द स्टेट लेवल इंग्लिश एक्सटेम्पोर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया जज करने के लिए स्टेट लेवल इंग्लिश एक्सटेम्पोर को, विच विल बी हेल्ड ऑन 26 दिसंबर 2024, जो कि इस दिन होना है। देखिए टाइम आ गया, डेट आ गया, डे आ गया। इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। आई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द सेम। मुझे बड़ी खुशी होगी इसको अटेंड करने में। एक लाइन छोड़कर योर्स ट्रूली, एक लाइन छोड़कर सॉरी बिना लाइन छोड़े हुए। आप कौन है? लड़के हैं तो नमन और लड़की है तो नव्या, ठीक है। और आपका डेजिग्नेशन क्या है? पीजीटी इंग्लिश। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। As artificial intelligence continues to transform industry and revolutionize और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है एआई अब आ गया है और लगातार इसने इंडस्ट्रीज़ को में क्रांति ला दी है, हमारी रोज़ की ज़िंदगी को भी बदल दिया है। कंसर्न सराउंडिंग इट्स एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी हैव ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड। और लगातार इसकी जो नैतिकताएं हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है पूरे संसार में बढ़ती जा रही है। साइनिंग योर सेल्फ एज विपुल विभा, आप हैं क्लास 12 के स्टूडेंट। राइट अ लेटर टू एडिटर, लेटर लिखना है एडिटर को और अपने व्यूज़ बताने हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्थ, एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इनके अंदर इसकी क्या नैतिकता है। मैं बता दूं आपको, फॉर्मेट का 1 नंबर और कंटेंट के 2 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना 1 मार्क और स्पेलिंग का, ग्रामर का 1 मार्क, ठीक है। अब आइए यहाँ पर फॉर्मेट का मैं फिर बता दूं आपको, ये जितने भी आप ऊपर एड्रेस और डेट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं या सैल्यूटेशन जिसे हम डियर सर कह रहे हैं, वो आधे नंबर का होता है ज़रूर, ठीक है। और बाकी सारे फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीज़ें आधे मार्क्स ही आप काउंट करें। तो सबसे पहले जब हम लेटर टू एडिटर करते हैं तो ऊपर अपना कोई भी एड्रेस डाल देते हैं। क्योंकि हमारा कोई एड्रेस यहाँ नहीं दिया हुआ तो हमने यहाँ पर XYZ टाउन दिल्ली कर दिया। 1 लाइन छोड़कर डेट डालिए। डेट का यही फॉर्मेट, तरीका यही है। 1 लाइन छोड़कर द एडिटर में T और E कैपिटल, हिंदुस्तान टाइम्स में H और T कैपिटल और न्यू दिल्ली, ठीक है। 1 लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप चाहें तो इसे पूरा कैपिटल में कर सकते हैं, एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। डियर सर सैल्यूटेशन है, ये डालना कंपल्सरी है। थ्रू द कॉलम्स, इसमें पहली लाइन ऐसी ही चलेगी। Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the kind attention of general public towards ethics of artificial intelligence. मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जनरल पब्लिक की जगह कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ भी आता है और वो तब आता है कि जब हम किसी शिकायत का लेटर एडिटर को लिखते हैं और अथॉरिटी का ध्यान दिलाना चाहते हैं। इस समय हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जनरल सामान्य लोगों का ध्यान इसकी ओर दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल ये लाइन रट लीजिएगा आप, बिल्कुल ये लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी। और टूवर्ड्स के बाद में आपने जनरल पब्लिक तब आएगा जब आप कोई कंप्लेंट कर रहे हैं अथॉरिटी से, और टूवर्ड्स के बाद में आपने जो क्वेश्चन में टाइटल दिया उसको यहाँ लिख दीजिए। इट इज़ अ टर्म अप्लाइड टू, अब बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। इट इज़ अ टर्म अप्लाइड टू अ मशीन और सॉफ्टवेयर, ये एक टर्म है जो कि मशीन या सॉफ्टवेयर में डलती है। एंड रेफर्स टू इट्स कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टिमुलेटिंग इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर, और ये इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि ये संवेदनात्मक रूप में बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से मनुष्य के व्यवहार को बताता है। IT हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी फील्ड्स लाइक हेल्थ, इसने जो है IT ने या AI आप कहें, इसने बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित किया है जैसे हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। बट इट इज़ अ डबल एज्ड सोर्ड, डबल एज सोर्ड का मतलब है ये 2 धारी तलवार है AI। इट हैज़ चेंज द मेडिकल फील्ड बट इट फेसेस वेरियस इथिकल एंड लीगल चैलेंजेस, इसने पूरी तरह से जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसे बदल दिया है, और लेकिन इसके अंदर बहुत ही नैतिक और कानूनी चुनौतियां हैं। IT is not accessible to all and AI tutoring, IT या फिर हम AI कहें, ये सबके लिए इसकी पहुंच नहीं है। and AI tutoring system could favor certain types of students over others, और AI जो है कुछ ही स्टूडेंट्स को फेवर करता है, सबको नहीं। नाउ IT इट कैन बी पावरफुल टूल, ये IT नहीं बेटा इट है ये। इट कैन बी पावरफुल टूल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ये एक ताकतवर यंत्र हो सकता है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। फॉर एग्जाम्पल इट कैन एनालाइज सैटेलाइट इमेजेस, ये विश्लेषण कर सकता है सैटेलाइट की तस्वीरों का
टू डिटेक्ट चेंजेस इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कि सेना का जितना भी प्रशासन है उसमें बदलाव लाया जा सके या पहचाना जा सके। AI इज़ अ बून एंड डोंट मेक इट अ बेन। AI एक बून है, वरदान है, इसको अभिशाप मत बनाइए। स्ट्रिक्ट आएगा यहाँ पे बेटा, स्ट्रिक्ट, STRICT। स्ट्रिक्ट लॉज मस्ट बी मेड फॉर दोज हु मिसयूज AI। उनके लिए सख्त कानून बनने चाहिए जो कि AI का मिसयूज करते हैं। आई देयरफॉर, देखिए ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लास्ट का जो मैं पढ़ रही हूँ सेम सभी लेटर टू एडिटर में आता है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि मैं जो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी जो लेटर है ये आपने प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में छाप दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। आई होप यू वुड प्रोवाइड स्पेशल कॉलम टू दिस लेटर, और मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरे लेटर को एक विशेष कॉलम मिलेगा। आई शैल बी ओब्लाइज टू यू, और मैं आपके लिए बहुत आभारी रहूँगी। एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, यहाँ पर इनके ये इन अलग आएगा, एंटिसिपेशन अलग आएगा। एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली, नीचे आपका नाम विभा। ओके, नाउ अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसर्स प्रिस्टीन टेक्नोलॉजीज गुरुग्राम हैज एडवर्टाइज्ड ऑन jobseekers.com फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइनर इन दियर IT डिपार्टमेंट। मैसर्स प्रिस्टीन टेक्नोलॉजीज गुरुग्राम में जो बना है उसने एक विज्ञापन निकाला है jobseekers.com में कि उनको प्रोडक्ट डिज़ाइनर चाहिए अपने IT डिपार्टमेंट के लिए। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, अप्लाई करना है, अपना पूरा बायोडाटा देना है। आप हैं या तो भावेश हैं या भाविका हैं जो कि सिग्नेचर अपार्टमेंट गुरुग्राम में रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका एड्रेस क्या है? सिग्नेचर अपार्टमेंट गुरुग्राम। एक लाइन छोड़कर डेट डालिए 21 दिसंबर 2024। एक लाइन छोड़कर मैसर्स जिसे आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस डालिए, मैसर्स प्रिस्टीन टेक्नोलॉजीज गुरुग्राम। एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइनर। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट के साथ बिल्कुल जोड़ दिए, थोड़ा स्पेस ज़्यादा आ गया है यहाँ पे, इसको आप ना जोड़ देंगे आप। ठीक है, यहाँ पर ले आएंगे आप इसको। ओके, नाउ सैल्यूटेशन डियर सर आ गया। दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल सेम ये लाइन हर जो भी बायोडाटा जिसमें आपको पोस्ट के लिए डालते हैं आप सेम आती है। दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू 18, यहाँ पर हिंदू 18 ना आकर के बेटा jobseekers.com आएगा। ठीक है, थोड़ा गलती हो गई, इन द हिंदू हिंदू की जगह यहाँ पर आ जाएगा jobseekers.com। ठीक है, आप इसको मैं jobseekers.com, ठीक है, हिंदू में नहीं jobseekers.com में 18 दिसंबर 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइनर इन IT डिपार्टमेंट। I wish to offer myself as the candidature, एक मिनट जा, कैंडिडेचर ये एक साथ आएगा ये बेटा। ठीक है, एक साथ आएगा ये, जस्ट अ मिनट, ये एक साथ आएगा कैंडिडेचर कि मैं आई विश टू ऑफर माई सेल्फ, मैं अपने आप को इसका जो है कैंडिडेट समझता हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई MCA इन डिज़ाइनिंग। बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं तो आपको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई और क्वालिफिकेशन MSc अप्लाई कर दें या कुछ और अप्लाई कर दें। आई हैव कंप्लीटेड माई MCA इन डिज़ाइनिंग फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी। प्लीज़ यहाँ पर आ जाएगा बेटा, प्लीज़ एक्सेप्ट माई एनक्लोज्ड बायोडाटा फॉर द सैड पर्पस। मैं अपना बायोडाटा इसके साथ लगा रहा हूँ इसी कारण पर्पस के लिए। आई एम हार्ड वर्किंग, अपनी कुछ खासियतें बता दीजिए। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं सख्त मेहनत करने वाला हूँ, ऑनेस्ट हूँ, पंक्चुअल हूँ। आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विथ फुल डिवोशन, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरी समर्पण के साथ काम करूँगी, पूरी सिंसियरिटी के साथ, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ माई सीनियर्स, जिससे कि मेरे जो सीनियर्स हैं उनकी संतुष्टि हो पाए। होपिंग फॉर एन अर्ली रिस्पॉन्स, और ये बिल्कुल सेम लेटर ऐसी होगी, एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली, नीचे आप अपना नाम भाविका लिखिए। अब बायोडाटा आपको लगाना है, नेम, उसके बाद में भाविका आप लिखेंगे, फादर्स नेम वीरेंद्र कुमार, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम यही सीक्वेंस चलेगी बेटा बायोडाटा की। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालिए, एड्रेस डालिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, ईमेल डाल दीजिए, अपना मैरिटल स्टेटस कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, नेशनैलिटी इंडियन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो है वो इसकी हेडिंग यही चलेगी, सीरियल नंबर, क्लास या एग्ज़ाम, नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग,
और परसेंटेज या डिवीजन, ठीक है। तो आपने जो जो भी किया है, आपने पहले 10th किया, फिर 12th किया, फिर MCA किया, ठीक है, तो आपने यहाँ पर डाल दिया। आपने कब कब किस किस ईयर में, आप ये ध्यान रखना, आपने 10th किया CBSE से, उसके बाद में 2011 में पास किया इसको, और 12th आप 2012 में नहीं पास करेंगे, उसका 2 साल का गैप आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद MCA, फिर 5 साल का गैप आएगा, 5 ईयर्स, 12th के बाद 5 ईयर्स की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस बताइए कि आपका क्या अनुभव है। एम्प्लॉयड एज प्रोडक्ट डिजाइनर इन एशियन कम्युनिकेशन स्किल्स न्यू दिल्ली इन 2019, भाई 2018 में आपने पास किया, 2019 में आप जॉब कर रहे हैं। उसके बाद हॉबीज़ बताइए अपनी, कोई भी बता सकते हैं, डिज़ाइनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है आपकी। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर सेवी हैं आप। लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है। एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं, 50,000, 40,000, 1 लाख, वट एवर इट इज़। आपने रेफरेंस बताने हैं कि आपको कौन बहुत फेमस लोग हैं जो कि आपका रेफरेंस देंगे, आपको इस जॉब के अंदर फेवर करेंगे। नंबर 1 AK शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, MIT यूनिवर्सिटी। नंबर 2 मिस्टर, आप कोई भी नाम ले करके, उनकी पोस्ट डाल करके और उनकी कंपनी का नाम दे सकते हैं, ओके। ये आपको इस टाइप की लेटर देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नाउ। एन अलार्मिंग राइज इन केसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स इन माउंटेन्स, और बहुत ही अलार्मिंग, चौंका देने वाला, लैंडस्लाइड का मतलब होता है जमीन का खिसकना, भूस्खलन जिसे कहते हैं, पहाड़ों का सरकना, पहाड़ों के नीचे से ज़मीनों का सरकना, इज़ एन इशू ऑफ सीरियस कंसर्न, ये बहुत गंभीर समस्या है। राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक, आपको एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। सेव माउंटेन, सेव एनवायरनमेंट फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर डेली, एस राहुल शर्मा या रवीना शर्मा, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट आप। फॉर्मेट इसका क्या बनेगा, इसका फॉर्मेट सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पर ये रहा इसका फॉर्मेट कि सबसे पहले कैपिटल में आप इसका टाइटल लिखिए, और उसके बाद में यहाँ पर आपको बाय डालना है, बाय लाइन ज़रूर आती है, ठीक है। यहाँ बाय वर्ड लिख करके, रवीना शर्मा, आप कौन है, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट। ये 1 नंबर का होता है बेटा फॉर्मेट, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, माउंटेन्स आर द नेचुरल गिफ्ट टू, अब लिख दे सकते हैं आप, माउंटेन्स आर द नेचुरल गिफ्ट टू मैनकाइंड, दे सेव द environment because they provide many benefits. Mountains help regulate the climate and protect areas from serious weather events. Serious weather events they provide, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये कैपिटल में आएगा, जस्ट अ मिनट, ये कैपिटल में माउंटेन, M कैपिटल में, टू मैनकाइंड के बाद फुल स्टॉप, दे कैपिटल में, एनवायरमेंट बिकॉज दे यहाँ पे दे प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स, यहाँ फुल स्टॉप, many benefits full stop, यहाँ पे mountains M capital help regulate the climate and protect areas from serious weather events full stop, T capital they provide fresh water to more than half of the world's population। बताना है आपको कि माउंटेन्स जो है वो, हम क्यों माउंटेन को बचाएं, कैसे हमारा वातावरण इससे बचेगा। माउंटेन्स एंड वेजिटेशन स्टेबलाइज, पहाड़ और जो वनस्पति है वो स्टेबलाइज करती है, क्या क्या बचाती है, सॉइल प्रिवेंटिंग लैंडस्लाइड्स, और मिट्टी को बचाती है, लैंडस्लाइड नहीं होने देती है, और मिट्टी का कटाव रोकती है। दे एक्ट एज नेचुरल सॉइल एरोजन, और एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स, और ये पहाड़ जो है वो प्राकृतिक बैरियर, क्या बाधा के रूप में काम करते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ फूड वैल्यूएबल मिनरल्स, ये स्रोत हैं भोजन का, बहुत ही कीमती मिनरल का और प्रीशियस स्टोन्स का। दे हैव कल्चरल सिग्निफिकेंस, इनका पारंपरिक महत्व भी है। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स, नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। दे हेल्प इन इरिगेशन, ये सिंचाई में हमारी सहायता करते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बिजली को बनाते हैं। 10 माउंटेन्स एंड एनवायरनमेंट आर कोरिलेटेड, माउंटेन्स और एनवायरनमेंट जो है आपस में एक दूसरे का संबंध है। हमारी ज़िंदगी बिना माउंटेन्स के इम्पॉसिबल है। इसका BIA ये है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप टू ओल्ड एज होम, आपके स्कूल ने एक ट्रिप लिया है ओल्ड एज होम, जो कि सेक्टर 4 नोएडा में है, ऑन द ओकेजन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स डे, और ये ग्रैंड पेरेंट्स डे पर जो है वो गया हुआ लिया ट्रिप दिया गया। एज हेड बॉय और हेड गर्ल राइट अ रिपोर्ट, अब आपको रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट का भी एक फॉर्मेट होता है, फॉर एनुअल स्कूल मैगजीन के लिए आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आपने डालना है इसका, जस्ट अ मिनट, इसकी आपको डालिए हेडिंग,
जस्ट अ मिनट बेटा, ये देखिए यहाँ आप डालेंगे इसकी हेडिंग, ठीक है। हेडिंग यहाँ बीच में कर दीजिएगा, साइड में हो गई है मुझसे। उसके बाद रिपोर्ट का फॉर्मेट है ये, बाय अमृता। आप बताइए कौन है हेड गर्ल। डेट डाल दीजिए यहाँ पर, ये फॉर्मेट है। आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप टू एन ओल्ड एज होम। यहाँ पर एक बात और आएगी, ऑन द ओकेजन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स डे। ओके, ये यहाँ पर आएगा, मैं लिखना भूल गई हूँ। होम के बाद आएगा आवर स्कूल ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टू एन ओल्ड एज होम ऑन द ओकेजन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स डे। और कहाँ पर है? सिचुएटेड इन सेक्टर 4 नोएडा ऑन 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर को गए हैं, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स डे कभी भी होता हो, 5 सितंबर को हम गए हैं। ठीक है, यू नो ओल्ड इज गोल्ड, आप जानते हैं ओल्ड इज गोल्ड होता है। इट कैन बी अ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, ये बहुत ही ज़्यादा अर्थ से भरा हुआ अर्थपूर्ण अनुभव है। इट कैन कुड हेल्प अस कनेक्ट विद द एल्डरली, ये हमें बड़े बूढ़ों से जोड़ता है। एंड लर्न अबाउट द चैलेंजेस और दे फेस, और जो चुनौतियों का वह सामना करते हैं उनके बारे में सिखाता है। स्टूडेंट्स प्रेजेंस ब्राइटन द डे ऑफ एल्डरली रेजिडेंस, और स्टूडेंट्स की अनुपस्थिति से बड़े बूढ़ों का घर चमक उठा। वी प्लेड मैनी गेम्स, हमने बहुत सारे खेल खेले हैं वहाँ पर ओल्ड पीपल के साथ में। ओल्ड पीपल शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, बूढ़े लोगों ने अपनी ज़िंदगी का अनुभव हमारे साथ मिल बांटा। आवर पर्पस टू विजिट द ओल्ड एज होम वॉज टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, और हमारा पर्पस था ओल्ड एज होम को देखने का, जिससे कि हम उनको भावनात्मक रूप से सहायता करें। लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल, और ये सीखें कि बूढ़े लोगों की कैसे इज्जत की जाती है। वी शेयर देयर फूड, हमने उनका भोजन भी शेयर्ड आएगा बेटा, हमने उनका भोजन भी जो है वो शेयर्ड। देयर फूड, इट वॉज अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फॉर अस। ओके, तो ये जो है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल हुआ। यस नाउ, अब हम सेक्शन सी लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 7। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द गिवन 2 A और B। 6 नंबर के हैं ये, आपको A और B में से एक करना है। मैं दोनों ही सॉल्व करके आपको दे रही हूँ। अ बावर क्वाइट फॉर अस, एक बावर ऐसी जगह जो कि पेड़ों से घिरी है, बिल्कुल शांत है हमारे लिए। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये हमारी नींद बहुत मीठे सपनों से भरी। एंड हेल्थ, और सेहत से। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम बहुत आसानी से शांति से सांस लेते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग, और अतः इसीलिए हर एक कल के लिए हम बना रहे हैं फूलों की माला। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, और एक ऐसी फूलों का बैंड जो कि हमें धरती से जोड़ता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, और बजाय इसके दुख के या धरती पर मनुष्यों को कमी के लिए, ऑफ नोबल नेचर, हमारी वो प्रकृति जो कि बहुत ही ज़्यादा नोबल है, काइंड है। ऑफ द ग्लूमी डेज, अंधेरे दिनों के लिए। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, और हम सभी अस्वास्थ्य और सारे काले तौर तरीकों के लिए मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं, हम खोज कर रहे हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में से ली हुई है। तो इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी, डिस्पोंडेंस होने के बाद, ह्यूमन डर्थ होने के बाद, ग्लूमी डेज डार्क डेज होने के बाद भी, जो पोम है उसकी व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोम, पोम की टोन कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक, का मतलब है फुल ऑफ होप्स। The line of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways refers to, यहाँ पर जो line है of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways, ये किसको रेफर करती है? तो यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ आ जाते हैं हम। चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें 1 और 2 जो है ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज के लिए, सॉरोज एंड होपलेसनेस, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ लाइफ। तो 1 और 2 जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं। इन द किड्जियन कंसेप्ट ब्यूटी इज, किड्जियन कॉन्सेप्ट के अंदर ब्यूटी क्या है? एटर्नल, जिसका कोई अंत नहीं होता। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पोइट्स एवरी मॉरो रेफर्स टू, पोइट का एवरी मॉरो क्या है? द नेक्स्ट डे है, और या फिर वो एक फ्यूचर है, भविष्य है।
चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रीडिंग द गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ब्यूटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन पीसफुल स्लीप एंड गुड हेल्थ। ब्यूटी अपने आप को घोषित करती है, सुंदरता घोषित करती है शांति से भरी नींद और अच्छे स्वास्थ्य में। ब्यूटी इज ट्रांजिटरी एंड शॉर्ट लिव्ड। जो सुंदरता है वो अस्थायी होती है, उसकी ज़िंदगी छोटी होती है। तो यहाँ पर बेटा सिर्फ वन जो है वो ट्रू है कि हमारी जो ब्यूटी है वो हमें घोषित करती है अपने आप को शांति की नींद और अच्छे स्वास्थ्य में। लेकिन दूसरा गलत है कि ब्यूटी जो है वो ट्रांजिटरी नहीं, ब्यूटी परमानेंट होती है और ये एटर्नल होती है। तो इसका बी जो है वो करेक्ट है। ओनली वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स। नाउ द फ्रेज बावर क्वाइट इज सिम्बॉलिक ऑफ। बावर क्वाइट जो है वो सिम्बॉलिक किसका प्रतीक है? सैरेनिटी, पवित्रता का, पीसफुल रिट्रीट, बिल्कुल शांति का। नाउ इसका और आ जाइए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये पोम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय एड्रिन रिच। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर के टाइगर्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर कूदते हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और बहुत ही चमकीले, टोपैज होता है एक प्रीशियस स्टोन, डेनिजन ये निवासी हैं हरे रंग के संसार के। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और पेड़ के नीचे जो आदमी बैठा है उसके चीते उससे बिल्कुल नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक शाइवैलरिक सर्टेनिटी। और वह इधर उधर चहलकदमी करते हैं बहुत ही बहादुरी और निश्चितता से। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो उन वूल जो धागे हैं उसमें कांपने लग जाती हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। यहाँ तक कि हाथी दांत की बनी सुई को खींचने में भी असमर्थ हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और अंकल की शादी की जो अंगूठी का भारी भार है, सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। आंट जेनिफर की उंगलियों पर वो बोझ बन के लदा हुआ है। आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रिन रिच। द स्क्रीन हेयर रेफर्स टू। स्क्रीन क्या चीज़ है यहाँ पर? जो पैनल है या टपेस्ट्री है या कर्टेन है जिसके ऊपर वो निटिंग कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं। रीड द स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, सुटेबल ऑप्शन निकालना है। स्टेटमेंट ए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर सिम्बॉलिक ऑफ हर हिडन डिज़ायर फॉर फ्रीडम। आंट जेनिफर के जो चीता हैं वो उनकी दबी छुपी इच्छाओं की, आज़ादी की दबी छुपी इच्छाओं का प्रतीक है। स्टेटमेंट बी, आंट जेनिफर इज सफरिंग इन अ डिफ़िकल्ट मैरिज। और आंट जेनिफर जो है शादी की मुश्किल घड़ियों से गुजर रही हैं। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। वॉट एटीट्यूड ऑफ द टाइगर्स इज डिपिक्टेड थ्रू द वर्ड्स सच एज डेनिजन्स एंड शाइवैलरिक। डेनिजन और शाइवैलरिक क्या आपको शो करते हैं? ये शो करते हैं कि जो टाइगर्स हैं वो फुल ऑफ प्राइड, गर्व से भरे हैं, फियरलेसनेस, निडर हैं, ब्रेवरी और ब्रेव हैं वो बहुत। वॉट कैन बी इन्फर्ड अबाउट अंकल फ्रॉम द लाइन। अंकल के बारे में इन लाइनों से क्या बात सामने आती है? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और क्या आती है सामने? दैट ही वॉज डोमिनेटिंग। कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करिए। आंट जेनिफर्स ट्रम्बलिंग हैंड्स कन्वे। आंट जेनिफर के जो हाथ कांप रहे हैं वो क्या दिखाते हैं? उनका डर, उनका ऑपरेशन जो कि उनका शोषण हुआ है। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन टेरिफाइड हैंड्स। टेरिफाइड हैंड्स में ट्रांसफर्ड एपिथेट है। टेरिफाइड जो है उनकी पूरी बॉडी कांप रही है और सिर्फ हैंड से जो शो किया है तो वो उनकी जो घबराहट है उसको हैंड्स के ऊपर ट्रांसफर किया है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। Read the following extract and answer the questions for any of the given 2A or B. 4 marks का है ये। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ द सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अंटार्कटिका क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है बहुत सिंपल साधारण है और वहाँ पर जिंदगी जीवन नहीं है। इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। ये बहुत ही ज़्यादा निश्चित रूप से बहुत ही परफेक्ट स्थान है अध्ययन करने का। हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकर्शंस। और कैसे वातावरण के अंदर छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं वह बड़े बदलाव बन जाते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। माइक्रोस्कोपिक एक सेल वाला पौधा फाइटोप्लैंक्टन लें। दोज ग्रास ऑफ द सी। ये समुद्र की वो घास है दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन, जो कि दक्षिण के सागर के फूड चेन का पूरा
जो है भार और इसी के ऊपर है, फाइटोप्लैंक्टन पर है, जो कि पोषित करती है। दी सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी, और ये एक कोशिका वाले जो पौधे होते हैं सूर्य की ऊर्जा का यूज करते हैं टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेन कंपाउंड्स, और ये कार्बन और सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस, और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर ओजोन लेयर में ऐसे ही जो है वो होता रहा, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, इससे फाइटोप्लैंक्टन की क्रियाकलाप पर फर्क पड़ेगा, विच इन टर्न विल इफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स, जिससे कि सारे के सारे समुद्री जानवर एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के पक्षी और सारे के सारे ग्लोबल कार्बन साइकिल के ऊपर फर्क पड़ेगा। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, और फाइटोप्लैंक्टन के रूप में एक बहुत ही बड़ा अस्तित्व जो है वो रहता है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान करें, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, बड़ी चीज़ें अपने आप अपनी जगह पर आ जाएंगी। लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। Complete the sentence. Antarctica is a perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussion. Because अंटार्कटिका क्यों एक परफेक्ट स्थान है? नंबर 1 आंसर आ जाइए यहाँ पे, देखिए नंबर 1 आंसर, बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट आइए, व्हाट रोल डू फाइटोप्लैंक्टन्स प्ले इन द सदर्न ओशन इकोसिस्टम, सदर्न ओशन इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन क्या भूमिका अदा करते हैं? नंबर 2 आइए, दे नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन। नंबर 3 पर आ जाइए, नंबर 3 पर आइए, दे आर प्रीडेटर्स ऑफ मरीन एनिमल्स। यहाँ एक क्वेश्चन, जरा एक मिनट, इसका बेटा एक क्वेश्चन जो है ऊपर से थोड़ा सा रह गया है, तो मैं उसे लिख देती हूँ, लिख दूंगी यहाँ पर। ओके, यहाँ हम लिख देंगे इसको, दे आर प्रीडेटर्स ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, जस्ट अ मिनट, इसका करेक्ट आंसर है दे सर्व एज अ फूड सोर्स फॉर द एंटायर फूड चेन। ये इसका करेक्ट आंसर है, देखिए आप, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं लगाना इसे भूल गई हूँ। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, हाउ वुड डिप्लेशन इन ओजोन लेयर अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल। देखिए इसका आंसर यहाँ पर ये है पैसेज के अंदर, डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन विच in turn will affect the lives of all marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. अब आइए नेक्स्ट पर, सर्टेनली योर एक्सीलेंसी सडाव सेट, सडाव ने कहा निश्चित रूप से महाराज। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, अचानक से उसको समझ आ गई कि जनरल पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है। एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस, और इसका परिणाम ये हुआ, ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, कि अभी भी वह बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सेलेंस, मैं कसम खाता हूँ महाराज आपकी। ही सेड टू द ओल्ड जनरल, उसने बूढ़े जनरल से कहा, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और आपका वो जो जोश है उस शत्रु के प्रति, उसके लिए मैं कसम खाता हूँ। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज, जनरल ने कहा, बुड़बुड़ाया कि तुम अच्छे आदमी हो, और उसने आंखें बंद कर ली। यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। बट सडाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड, लेकिन सडाओ का तो रिवॉर्ड इनाम क्या था कि जब उसे अंधेरे में शाम के समय समुद्र में एक काले रंग का स्पॉट दिखाई देता, और ढूंढने पर वो उसके लिए, क्योंकि उसका जो एनिमी था वो जा चुका था, और टॉर्च से उसने रोशनी दिखाई, और जैसे ही उसको रोशनी दिखी कि वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया, यही सडाओ का क्या था, रिवॉर्ड था। वाई वॉज द जनरल इन द पाम ऑफ हिज हैंड, द जनरल थॉट दैट द अमेरिकन एस्केप्ड बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस, जनरल ने सोचा कि अमेरिकन बचकर भाग गया है उसकी लापरवाही की वजह से। डॉक्टर सडाओ वॉज सेफ, और डॉक्टर सडाओ बिल्कुल सुरक्षित था, बिकॉज द जनरल वॉज इन हिज कंट्रोल, क्योंकि जनरल जो था उसके कंट्रोल में था। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज ए जनरल, जनरल कैसा व्यक्ति था? सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, अपने आप में मग्न रहने वाला व्यक्ति था। नाउ नेक्स्ट आइए, लिस्ट एनी वन क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, कोई एक क्वालिटी उसकी दे सकते हैं आप। द डॉक्टर वॉज गुड एंड काइंड मैन एंड लॉयल एंड प्रैक्टिकल, कोई भी दे दीजिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सडाओ
हाउ वॉज ही सुइटेबली रिवॉर्डेड, डॉक्टर सडाव के हिसाब से उसे निश्चित रूप से क्यों इनाम दिया जाना चाहिए. डॉक्टर सडाव वॉज सुइटेबली रिवॉर्डेड. द एस्केप ऑफ द एनिमी वॉज हिज एस्केप नहीं, यहाँ रिवॉर्ड आएगा बेटा, दोबारा एस्केप लिख गया. द एस्केप ऑफ द एनिमी वॉज हिज रिवॉर्ड. दुश्मन का बचकर ही निकल जाना उसका इनाम था. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द गिवन 2. ये 6 मार्क्स का है एक एक. He sat frowning at the oily component. वह आंखें वह भवें सिकोड़ करके ऑयली तेल से भरे हुए जो छोटे छोटे पुर्जे थे. ही क्रैडल्ड इन हिज हैंड. उन्हें अपने हाथों में झुला रहा था. एज दो इट वर अ स्मॉल डम्ब एनिमल. ऐसा लग रहा था ये पुर्जे एक ना बोलने वाले छोटे छोटे जानवर हैं. एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक. और वह उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है. आई मेट डैनी कैसी, सोफी सैड. सोफी ने कहा मैं डैनी कैसी से मिली थी. ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली. और उसने उसकी ओर तेजी से मुड़कर कहा कहाँ. इन द आर्केड. आर्केड में. फनीली एनफ, बहुत ज़्यादा मज़े की बात. इट्स नेवर ट्रू, ये कभी सच नहीं है. आई डिड टू, मैं भी एक सोचती हूँ. यू टोल्ड डैड, तुमने डैड से कहा. शी शूक हर हेड, उसने अपना सिर हिलाया. एंड चस्टनड एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स. और उसने वह पहला व्यक्ति होता है जिससे कि जो सोफ़ी है अपने सारे सीक्रेट्स को शेयर करती है. आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता. देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयसी विंडो. मैं रॉयसी विंडो में कपड़े देख रही थी. व्हेन समवन केम, कोई आया और स्टूड बिसाइड मी, मेरे बराबर में खड़ा हो गया. एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा. एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैसी, ये कौन हो सकता है, लेकिन ये कौन था, डैनी कैसी. ऑल राइट, ठीक है. व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखता है. ओ कम ऑन, ओहो, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, तुम जानते हो वह कैसा लगता है. क्लोज टू, बिल्कुल नज़दीक. आई मीन, मेरा मतलब. वेल, ही हैज़ ग्रीन आइज, जेंटल आइज, उसकी हरी आंखें हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी आंखें. नाउ आफ्टर रीडिंग द पैसेज, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट सोफ़ी. सोफ़ी के बारे में आप क्या कहेंगे. वो एक एन एस्केपिस्ट, ड्रीमर है, सोफिस्टिकेटेड एंड फैंटेसाइजिंग टाइप ऑफ गर्ल. नाउ व्हाट वाज द ब्रदर डूइंग विद द ऑयल कंपोनेंट इन हिज हैंड्स एंड व्हाई. वो टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर. वे कुछ न्यूज़पेपर के ऊपर जो है वो उनको छोटे छोटे जो पुर्जे थे मोटरसाइकिल के उन्हें रख रहा था और अपनी मोटरसाइकिल को ठीक कर रहा था. व्हाट डज सोफीज डिस्क्रिप्शन ऑफ डैनी कैसी रिवील अबाउट हर परसेप्शन ऑफ हिम. सोफ़ी का जो डिस्क्रिप्शन डैनी कैसी के बारे में उसने दिया था उसके बारे में उसका क्या विचार है. उसने कहा था कि वह जेंटल है सॉफ्ट आइज एंड काइंड है. उसका मतलब है उसका जो विचार है उसके बारे में वो है रिस्पेक्ट एंड फैसिनेशन. वेयर डिड सोफी क्लेम टू हैव मेट डैनी कैसी. सोफ़ी ने क्या दावा किया कि वो डैनी कैसी से कहाँ मिली थी. एट द आर्केड. ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए. स्टेट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, बताइए ये सही है या गलत है. सोफीज ब्रदर इज वेरी ऑफर क्लेम टू हैव मेट डैनी कैसी. सोफ़ी के भाई को बहुत ज़्यादा शक हो रहा था कि वो डैनी कैसी से मिली है या नहीं. ये बिल्कुल सही है. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन एज दो इट वर अ स्मॉल डम्ब एनिमल. तो कंपैरिजन की है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए ये सिमिली. इसका और देखते हैं आप. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक से लेकर दूसरी. एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक टू फ्रेंच लैंग्वेज. एम हेमल बात करने लगे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में. कहने लगे कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है. द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ सुथरी. द मोस्ट लॉजिकल, बड़ी ही तार्किक. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए. बिकॉज वेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम बनते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जो वे उनकी भाषा पर उनकी पकड़ होती है, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें अपने जेल की चाबी मिल गई. देन ही ओपनड अ ग्रामर, और फिर उन्होंने ग्रामर खोली और हमें लेसन पढ़ाने लगे. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड. मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि कैसे मुझे लेसन बड़े अच्छे से समझ आ रहा था. व्हाट डिड एम हेमल एम्फेसाइज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज. उन्होंने क्या कहा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में. उन्होंने कहा कि ये संसार की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और ये की टू द प्रिजन, ये मीन्स है एक फ्रीडम का. ठीक है. इन द पैसेज होल्डिंग ऑन टू वंस लैंग्वेज इज कंपेयर टू
slavery, gulami. According to M. Hamel, preserving one's language helps in preserving, और अगर हम preserving one's language, अगर हम अपनी भाषा को संवार कर रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होती है, एक कल्चरल आइडेंटिटी, एक पहचान बन जाती है. Now according to M. Hamel, sorry just a minute, ये हमारी yes. What opinion do you form of M. Hamel through the given extract? इस extract से आप M. Hamel के बारे में क्या विचार प्रकट करते हैं? M. Hamel is a patriotic, देशभक्त हैं, हार्ड वर्किंग है, लॉजिकल फ्रेंच टीचर हैं. What change can Franz see in himself when M. Hamel read out the lesson? क्या बदलाव फ्रांस ने अपने बारे में देखा जब एम हेमल लेसन पढ़ाने लगे? ही वॉज अमेज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड, और अपने आप में ये चेंज उसने देखा. नाउ ही कुड इजिली अंडरस्टूड द लेसन. कंप्लीट द एनालॉजी बाय चूजिंग वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज. वुड्स का मतलब है लिबरेटेड, तो प्रिजन का मतलब स्लेवरी या एनस्लेव्ड. यस, नाउ कॉम्प्रिहेंशन आरटीसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 10. आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग 6 क्वेश्चन. 6 क्वेश्चन दिए हैं आपको, 5 के आंसर देने हैं 40 to 50 वर्ड्स में. ठीक है. हाउ डिड गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमन पीपल? गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से लोगों के, सामान्य लोगों की जो सोच थी, सोचने का तरीका था, वह बदल गया. कैसे? In the lesson Indigo, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमन पीपल. और ये इंडिगो लेसन में से क्वेश्चन है. गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन ने लोगों के, सामान्य लोगों की सोच को बदल दिया. बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और उनको जागृत कर दिया कि उनके क्या अधिकार हैं. ही शोड द पावर ऑफ द मूवमेंट, उन्होंने अपने आंदोलन की ताकत दिखाई. ही डिस्प्लेड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियंस, उन्होंने भारतीयों की ताकत को दिखाया. गांधी जी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज्ड इन गुजरात, और गांधी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी, विश्वसनीयता थी, वो गुजरात में बढ़ गई थी आफ्टर द चंपारण एपिसोड, चंपारण के एपिसोड के बाद. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए. Pablo Neruda believes that human activity cause harm to the earth. पैब्लो नेरूडा की जो पोम है कीपिंग क्वाइट, उसमें उन्होंने ये बताया है कि मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं हैं उससे धरती को कैसे नुकसान पहुंचता है. इसको आप इलाबोरेट कीजिए. पैब्लो नेरूडा बिलीव्स दैट ह्यूमन एक्टिविटी कॉजेज हार्म टू द अर्थ. पैब्लो नेरूडा का विश्वास है कि मनुष्य की क्रियाओं से धरती को नुकसान होता है. दे हैव मेड द अर्थ इल, उन्होंने धरती को बीमार कर दिया है. द डिफरेंट वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिकनेस ऑफ अर्थ. ह्यूमन बींग के तरह तरह के तौर तरीके जिम्मेदार हैं धरती को बीमार करने में. दीज आर ओवर पॉपुलेशन, और ये सब है ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, बर्निंग फ्यूल्स और डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई. नाउ नेक्स्ट आ जाइए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं आप इसे. Now question number 3. What was distinctive about Umberto Eco's academic writing style? Umberto Eco के लिखने का जो तरीका है वो अलग है, फ़र्क है. वो क्या फ़र्क है, उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, Umberto Eco's academic writing style was totally different. उनका जो तरीका है लिखने का, एकेडमिक शिक्षा के क्षेत्र का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है. It was personalized, ये व्यक्तिगत है, प्लेफुल है, खेल खेल में वह सब कुछ लिखते हैं, एंड नैरेटिव, और बहुत ज़्यादा वर्णन करते हैं. ही यूज़ द मेथड ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स, और वह ट्रायल्स एंड एरर्स का मतलब होता है गलतियां करो, सीखो, फिर करो. गलतियां करो, सीखो और फिर करो. ओके, तो उनका ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ट्रायल्स एंड एरर का मेथड जो है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स टू हर मदर सिग्निफाई? जो पोइट माई मदर एट 66 में कमला दास ने अलग होते हुए अपनी मदर से जो शब्द कहे थे, उनका क्या महत्व है? तो द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स टू हर मदर, जो पोइट्स के अलग होने के, क्योंकि कोचीन एयरपोर्ट पर वह जा रही हैं और गाड़ी में अपनी मदर के साथ जब वो बैठी हुई थी तो अपनी मदर को देखती हैं. उनकी मदर की एज 66 है, बहुत एजड हो चुकी हैं वो. तो जब वो उन्हें छोड़ के जा रही थी तो उनके लास्ट वर्ड थे सी यू सून अम्मा, अम्मा तुम्हें जल्दी ही मिलने आऊँगी. सिग्निफाई हर फेयरवेल,
वो ये इस शब्दों का महत्व है कि वो उनसे अलग हो रही हैं, अलविदा कह रही हैं। एंड हर अटेम्प्ट टू लीव हर मदर विद ऑल होप्स एंड चीयर, और वह कोशिश करती हैं कि अपनी मदर को पूरी उम्मीदों और खुशियों के साथ छोड़ करके जाएं। नाउ नेक्स्ट आइए, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज विलियम डगलस कीन टू गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर? विलियम डगलस जो है पानी के डर से बाहर क्यों आना चाहते थे? विलियम डगलस का आपको ध्यान है, विलियम डगलस वॉज कीन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। और विलियम डगलस का जो पानी का डर था वो दो जगह उनको आया। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन से दो जगह उनको पानी का डर आया? व्हेन ही वॉज ओनली 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, द ओवर पावरिंग वेव्स ने उनको जो था दबा दिया था। उसके बाद जब वो 10-11 ईयर्स के थे तब एक बहुत ताकतवर लड़के ने उनको उठाकर पानी में बहुत देर तक नीचे डुबकियां लगवाई थी। तो ये उनका जो डर था वो उससे निकलना चाहते थे, बिकॉज ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉइंग, क्योंकि वो वंचित हो रहे थे पानी के जितने भी खेल हैं, कैनोइंग, छोटी नौका चलाना, बोटिंग करना, स्विमिंग, फिशिंग, इन सब क्रियाकलापों को वह कर नहीं पा रहे थे पानी के डर की वजह से। द विश टू एंजॉय देम एंड क्रेविंग टू रिगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और उनकी इच्छा थी कि वो इन्हें एंजॉय करें, और जो उनकी क्रेविंग थी अंदर से, जो उनकी बहुत ही एक उत्सुकता थी, इच्छा थी कि वह दोबारा अपना खोया हुआ विश्वास जो है उसको प्राप्त करें। नाउ लास्ट क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, यस नेक्स्ट आइए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कोथामंगलम सुब्बू एट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में कोथामंगलम सुब्बू का जो रोल है आपको अच्छी तरह पता है। कोथामंगलम सुब्बू कौन है? वहीं पर जो जेमिनी स्टूडियो है वहीं उसी में ही काम करता है ये। सुब्बू वॉज अ मल्टी टैलेंटेड इंडिविजुअल एट जेमिनी स्टूडियोज। सुब्बू जो है एक बहुत सारी खासियतों वाला जेमिनी स्टूडियो में व्यक्ति है। ही वॉज अ मास्टर ऑफ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग, और वह फिल्म के जो एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष हैं बहुत सारे, उनमें वह बहुत ही ज़्यादा मास्टर है, कुशल है। उसमें स्टोरी राइटिंग है और पोइट्री, कविताएं हैं। ही वॉज एन एक्टर एंड डायरेक्टर, और वह एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। ही वॉज हार्ड वर्कर, सख्त मेहनत करने वाला है, लॉयल है, स्वामी भक्त है और ईमानदार है। ही कुड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड टेक्निकलिटीज ऑफ फिल्म मेकिंग। उसको अच्छी तरह से वह जटिलताएं और जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो भी फिल्म मेकिंग में आती है वह सब उनको जानता है। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। इनमें से 3 में से किसी 2 के जवाब देने हैं 40 to 50 वर्ड्स में। देखिए मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन की एक ना खासियत बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विलियम डगलस पानी के डर से क्यों बाहर आना चाहते थे? क्योंकि वो जो है फिशिंग, बोटिंग, कैनोइंग नहीं कर पा रहे थे। अगर एग्जामिनर को आपका ये आंसर जो है वो नहीं मिलेगा तो आपको जो मार्क्स हैं वो 50% से भी कम मिलेंगे। आप ये समझ लीजिए 30% मार्क्स आपको मिलेंगे, आपको हाफ मार्क मिलेगा अगर एग्जामिनर को एक मेन लाइन इसकी नहीं दिखाई दी। Now, how would have Sam employed himself in Galesburg? The third level का क्वेश्चन है। सैम जो कि उसका चार्ले का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, उसने अपने आप को गेल्सबर्ग में कैसे काम पर लगाया? देखिए, सैम वुड हैव कंप्लीट एम्प्लॉयड हिमसेल्फ इन गेल्सबर्ग। सैम जो है उसने अपने आप को गेल्सबर्ग में काम पर लगाया। देयर ही वुड हैव सेट अप अ लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। यहाँ पर उसने एक भूसे, चारे और अनाज का एक व्यवसाय शुरू कर दिया, विच ही लाइक सो मच, जिसे वो बहुत पसंद करता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू कैरी ऑन हिज ओल्ड बिजनेस ऑफ साइकेट्रिस्ट। वह अपना पुराना व्यवसाय साइकेट्रिस्ट का चलाना नहीं चाहता था, बिकॉज देयर वॉज नो नीड ऑफ साइकेट्रिस्ट इन गेल्सबर्ग, क्योंकि गेल्सबर्ग में साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं थी। नाउ वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरिड? टाइगर किंग जो था वो उसने क्यों निर्णय किया शादी करने का? अब देखिए, द टाइगर किंग डिसाइडेड टू गेट मैरिड इन ऑर्डर टू एक्सेस अ न्यू टेरिटरी विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। अगर जो मेन पॉइंट आंसर करना नहीं आता तो आंसर को इनकम्प्लीट माना जाता है, उसके अंदर एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देता।
टाइगर किंग ने डिसाइड किया शादी करने का, जिससे कि उसे नया क्षेत्र मिल जाए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीतों की जनसंख्या हो। ही वॉन्टेड टू फुलफिल हिज गोल ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। वह चाहता था अपना उद्देश्य 100 चीता को मारने का पूरा करें। एंड वॉन्टेड टू डिफाई एन एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी, और वह चाहता था कि जो भी ज्योतिषी ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है वह गलत साबित हो। ही हैड ऑलरेडी किल्ड द मोस्ट ऑफ द टाइगर्स इन हिज ओन किंगडम। उसने अपने राज्य के ज़्यादातर सारे चीता को मार दिया था। नाउ विच टू क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब ड्रू डायरी टू हिम। मिस्टर लैम्ब की कौन सी 2 खासियतों ने डेयरी, जिसका कि आधा फेस जला हुआ है, उसे अपनी ओर आकर्षित किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, मिस्टर लैम्ब वॉज वेरी पॉजिटिव पर्सन। मिस्टर लैम्ब बहुत ही ज़्यादा अच्छे विचारों वाला व्यक्ति है। ही डिड नॉट लेट हिज फिजिकल डिसेबिलिटी, आपको पता है उनका एक टांग जो है वो बॉम्ब के अंदर उड़ गई थी, और वह वहाँ टिन का जो है वो टांग लगा कर रखते हैं। वह अपनी शारीरिक जो कमी है उससे किसी की ज़िंदगी की खुशी को तबाह नहीं करना चाहते थे। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डैरीज फेस अनलाइक अदर्स, दूसरे लोगों की तरह वह डैरी के चेहरे से डरे नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है जिसने उनको अट्रैक्ट किया अपनी और वो है उनका पेशेंस। ठीक है, उनका पेशेंस है वो। पेशेंस क्या? उनका धैर्य। नाउ अब आ जाइए 12 का ए क्वेश्चन आ जाइए। देखिए यहाँ पर नाउ 120 से 150 वर्ड्स देना है। तो यहाँ अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका 5 मार्क्स का है, तो इस क्वेश्चन में अगर कोई ये डायरी एंट्री हुई या लेटर हुआ तो फॉर्मेट के मार्क्स जो है 1 मार्क फॉर्मेट का ज़रूर होता है। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। रिसेंटली योर अंकल केम टू विजिट यू, अभी अभी आपके अंकल आपसे मिलने आए हैं। आफ्टर कन्वर्सिंग विद हिम यू रियलाइज, उनसे बातचीत करने के बाद आपने महसूस किया दैट योर कज़न सिया हैज़ डेवलप्ड एक्सट्रीम स्टेज फियर, कि उनकी आपकी जो कज़न है मतलब उनकी बेटी, उसको एक ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो डर की अवस्था में है, कि उसको हर चीज़ से डर लगता है। राइट अ लेटर टू मोटिवेट योर कज़न साइटिंग द एग्जाम्पल ऑफ विलियम डगलस, विलियम डगलस का उदाहरण दे करके, और उसको प्रेरित करना है कि वह डर से बाहर आए। हु फेस्ड हिज बिगेस्ट फियर एंड कॉन्कर्ड इट, और विलियम डगलस जिसने अपना सबसे ज़्यादा बड़े डर पर जीत हासिल करी थी। देखिए इसमें लेटर का फॉर्मेट लगेगा, और लेटर के फॉर्मेट का मतलब है ऊपर एड्रेस कैसे लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन कैसे लिख रहे हैं, नीचे आप जो है उसको ख़त्म कैसे कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेट होता है बेटा ये 1 मार्क का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऊपर कोई भी अपना एड्रेस डाल दीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि जब आप न्यू दिल्ली में रहते हैं तो आपकी जो कज़न है कहीं दूसरी जगह रहती होगी, तभी तो आप लेटर लिखेंगे। अगर दिल्ली में रह रही होगी तो आप उसके घर जा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपना एड्रेस ऊपर डालिए, उसके बाद जिसको लिखना है उसका एड्रेस डालिए। आपका न्यू दिल्ली का हो गया, आपकी कज़न का, आपके अंकल का जयपुर का हो गया। उसके बाद दोनों एड्रेस के बीच में एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद फिर जो आपने नेक्स्ट एड्रेस लिखा उसमें एक लाइन छोड़कर डेट डाल दीजिए। ठीक है, डियर सिया, क्योंकि इसके अंदर आपके कज़न का नाम दिया है सिया, वही नाम लिखना है। ये जो डियर सिया है ये सैल्यूटेशन होता है, इसमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसका हाफ मार्क होता है। ठीक है, नाउ हेलो हाउ आर यू, आप इसी टाइप से लेटर शुरू कर सकते हैं। हेलो हाउ आर यू, आई होप यू आर इन गुड स्पिरिट्स, आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट नरेन चाचा जी। और हेलो तुम कैसी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी ही होंगी, और मुझे बहुत खुशी हुई आपके फादर नरेन चाचा जी से मिल करके। बट आई एम फुल ऑफ सैडनेस व्हेन आई लिसन योर प्रॉब्लम, लेकिन मैं दुख से भर गई हूँ जब मैंने तुम्हारी समस्या के बारे में सुना। दैट यू हैव डेवलप्ड एक्सट्रीम स्टेज ऑफ फियर ऑफ वाटर, कि तुम्हें अत्यधिक डर पानी की से लगने लगा है। सिया, डू यू नो और हियर अबाउट विलियम डगलस, सिया क्या तुमने विलियम डगलस को तुम जानती हो या तुमने उसके बारे में सुना है? इफ़ नॉट आई विल टेल यू हाउ ही फेस्ड हिज बिगेस्ट फियर, अगर तुम नहीं जानती तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि उन्होंने कैसे इतने बड़े डर को झेला और उस पर जीत हासिल की।
राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड डेवलप्ड अ वाटर टेरर इन हिज हार्ट, और उन बचपन से ही उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और व्हेन ही वाज 3 or 4 years old द ओवरपावरिंग वेव्स बरेड हिम, जब वे 3 या 4 साल के थे तो एक तेज लहर ने उनको लगभग दबा ही दिया था। सेकेंडली ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड इन द YMCA पूल एट याकिमा, और जब दूसरी बात थी कि वह लगभग याकिमा नदी में YMCA का जो तालाब था उसमें डूबने ही वाले थे। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ जॉय ऑफ कैनोइंग, पानी के डर की वजह से वह अपनी इन खुशियों को जी नहीं पाते थे। कैनोइंग होता है छोटी सी नाव, बोटिंग बड़ी नाव होती है, स्विमिंग एक्सेट्रा, फिशिंग वगैरह वो नहीं कर पाते थे। ही एंगेज्ड एन, ये एस एन नहीं है बेटा, यहाँ पे एन है, ठीक है, ये एन है, एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर को अपॉइंट किया, और आफ्टर 7 months ऑफ कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग, और 7 महीने की लगातार प्रशिक्षण के बाद ही बिकेम अ परफेक्ट स्विमर, वह एक बहुत ही ज़्यादा कुशल तैराक बन गए। फॉर इंश्योरिंग, विश्वास देखने के लिए ही स्वेम फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, वह एक किनारे से दूसरे किनारे पर तैर कर गए। यू नो यू शुड नॉट लूज योर हार्ट, तुम जानती हो तुम्हें अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए। आई नो यू आर अ गर्ल ऑफ अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, मैं जानती हूँ कि तुम दृढ़ निश्चय वाली लड़की हो। आई विल कम टू जयपुर, मैं जयपुर आऊँगी, एंड टुगेदर वी बोथ विल गो टू पूल, और हम दोनों एक साथ तालाब पर चलेंगे। वी विल एन्जॉय, हम बहुत मजे लेंगे, एंड विल लूज योर एक्सट्रीम फियर, इससे तुम अपना डर खो दोगी। यू आर माई ब्रेव सिस्टर, तुम मेरी बहुत बहादुर बहन हो। प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी, और अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करो। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर रेस्ट इज ओके, कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू रिया, और एक लाइन छोड़कर योर लविंग सिस्टर। क्योंकि आपका इस लेटर में नाम नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पर XYZ लिखेंगे। इसका और क्वेश्चन पर आइए, देखिए, एनालाइज द थीम ऑफ साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन, आपको थीम को क्लियर करना है। शांति, रिफ्लेक्शन का मतलब सोच। कौन सी पोएम है? कीपिंग क्वाइट में किसने लिखी है? पैब्लो नेरुडा ने। हाउ डज द पोएट यूज द आइडिया ऑफ स्टिलनेस, पोएट ने शांति का जो आइडिया है कैसे यूज करता है? टू कन्वे अ डीपर मैसेज अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इसमें एक गहरा मैसेज छुपा हुआ है मनुष्य के अस्तित्व का। देखिए हम इस लॉन्ग आंसर को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो थीम इसका मैंने आपको अपने पिछली वाली वीडियो में थीम लिखकर भेजे हैं, और दूसरी बात है कि आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस और रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस, और तीसरी बात है इस पोएम का मैसेज क्या है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। कीपिंग क्वाइट, चुप रहना क्यों ज़रूरी है। नाउ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज रिटन बाय पैब्लो नेरुडा। इट सजेस्ट दैट अ मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड पॉजिंग फ्रॉम आवर बिजी लाइफ, और पोएम में हमें बताया गया है कि वो क्षण जब हम चुप रहते हैं, ठहर जाते हैं अपनी व्यस्त जिंदगी से, कैन हेल्प अस कनेक्ट विद आवरसेल्फ, तब ये हमें हमसे खुद से जोड़ता है, एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे आसपास के संसार से जोड़ता है। ही ऑल्सो एम्फेसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वाइटनेस, उन्होंने क्वाइटनेस, चुप रहने का महत्व, शांत रहने का महत्व बताया है। These moments can lead to a deeper understanding of life, और ये क्षण जब हम सोचते हैं, शांत रहते हैं, हमें एक गहरी समझ देता है जिंदगी की और ह्यूमैनिटी, मानवता की। द पोएट कन्वेज द आइडिया ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, और पोएट ने कौन सा आइडिया, कौन सा मैसेज दिया? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, अपने आप को तोलना, एंड रिफ्लेक्शन और सोचना इन अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, इस तेज चलते संसार में अपने आप को आप जानिए, सोचिए। आवर स्टिलनेस कनेक्ट्स अस विद नेचर, हमारी शांति हमें जोड़ती है प्रकृति से। नेचर इज द ग्रेटेस्ट टीचर, प्रकृति एक सबसे बड़ी अध्यापक होती है। इट शोज द वैल्यू ऑफ पॉजिंग, यहाँ पे पॉजिंग आएगा बेटा, पॉजिंग, पॉजिंग, ठीक है, एस की जगह। पॉजिंग का मतलब है रुकना, रिफ्लेक्टिंग सोचना, कनेक्टिंग जोड़ना विद वन अनदर, और इसमें वैल्यूज हैं रुकना, सोचना और एक दूसरे से जोड़ना। वी कैन लर्न म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और इस तरह से हम आपसी समझदारी, एम्पथी, सहानुभूति, एंड द शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंस, और एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस को, अस्तित्व के एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। बामा और जिट कला का क्वेश्चन है ये बच्चे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन भी मैंने यहीं पर लिखा हुआ है। बामा एंड जिट कलासा एक नेटिव अमेरिकन है, और बामा और जिट कलासा प्रेजेंट 2 डिफरेंट कल्चर्स। बामा और जिट कलासा अलग अलग कल्चर्स को, रीति रिवाजों को प्रदर्शित करती हैं, येट दे फेस सिमिलर
डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन फिर भी उन दोनों ने एक जैसे भेदभाव को का सामना किया। कमेंट इन द लाइट ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के लेसन को लेकर आपको बताना है। तो बामा और जिटकला का एक्सपीरियंस बताना है आपको। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज रिटन बाय बामा एंड जिटकला सा। 2 पार्ट हैं इस चैप्टर के। दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, वो दोनों के दोनों अलग अलग रीति रिवाजों से संबंधित हैं, बट दे फेस सिमिलर डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन उन दोनों ने एक जैसे भेदभाव का सामना किया। बामा वॉज अ लो कास्ट, सी कास्ट यहाँ टी नहीं आएगा बेटा, लो कास्ट ये भी नहीं आएगा, यहाँ पर ये भी नहीं आएगा, ठीक है। बामा एक बहुत नीची जाति की औरत हैं, हु एक्सपीरियंस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिन्होंने जाति भेदभाव का सामना किया, अनुभव किया। शी विटनेस्ड अनटचेबिलिटी, वह गवाह है अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की। वेयर पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट आर नॉट अलाउड टू टच पीपल फ्रॉम अपर कास्ट, जहाँ पर नीची जाति के लोगों को अनुमति नहीं है कि वे ऊंची जाति के लोगों को छुएं। शी लर्नड अबाउट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अंतर के बारे में सीखा। व्हेन शी सीज एन एल्डरली मैन कैरिंग फूड विदाउट टचिंग इट, जब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बिना भोजन को छुए हुए ऑन हर वे होम फ्रॉम स्कूल, और स्कूल से घर आते हुए उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी भोजन ले जा रहा है उसे बिना छुए हुए। जिटकलासा नेटिव अमेरिकन हु एक्सपीरियंस रेशियल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, जिटकलासा एक अमेरिकन है जिन्होंने अनुभव किया रंग भेद का और उसके साथ साथ रीति रिवाजों का भेदभाव। यूरोपियन कंसीडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर, और यूरोप के लोग जो है अपने आप को समझते हैं बहुत ऊंचा। एंड शिंगल हर हेयर, और उनके बुरी तरह से बाल जो है काट कर छोटे कर दिए। शी ऑल्सो हैज़ हर मोकैजिन्स एंड ब्लैंकेट टेकन अवे फ्रॉम हर, और उनसे उनके जूते और उनका कंबल भी छीन लिया गया। बोथ रिबेल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, दोनों ही ने विद्रोह किया भेदभाव के विरुद्ध। एंड यूज एजुकेशन टू फाइट इट, और शिक्षा का प्रयोग किया इन दोनों चीज़ों से लड़ने के लिए। दे बिकम राइटर्स एंड डिपेक्ट देयर व्यू पॉइंट्स, वे दोनों के दोनों लेखिका बनी और उन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट्स को रखा, अपने अपने विचारों को प्रदर्शित किया। एंड कॉन्टिन्यूज देयर स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और लगातार संघर्ष जारी रखा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के विरुद्ध। नाउ नेक्स्ट आइए इसका और देखिए। चार्ले रिप्रेजेंट्स अ मॉडर्न मैन फियरफुल ऑफ हिज अनसर्टेन फ्यूचर, चार्ले जो है वो रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न मैन को। चार्ले जो है वो आधुनिक व्यक्ति जो कि अपने अनिश्चित भविष्य से डरता है उसको प्रदर्शित करता है। और थर्ड लेवल जो है वो प्रतीक है पॉसिबल, संभावित। एस्केप क्या होता है? बचकर भागना, पलायन कर जाना। रिफ्यूज का मतलब हर परिस्थिति से निपटने से इनकार करना। डिस्कस विद रेफरेंस टू द चैप्टर, बताए। पहले तो आपको ये बताना है कि चार्ले मॉडर्न मैन कैसे है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। दूसरा बताना है कि जो थर्ड लेवल है ये एक एस्केप और रिफ्यूज क्यों है। इट इज़ ट्रू दैट चार्ले रिप्रेजेंट्स अ मॉडर्न मैन फियरफुल ऑफ हिज अनसर्टेन फ्यूचर, ये बिल्कुल सही है कि चार्ले जो है वो प्रतीक है अनिश्चित भविष्य का, और थर्ड लेवल जो है वो प्रतीक है एस्केप, पलायन का, और रिफ्यूज का, इनकार का। हिज लाइफ इज फिल्ड विद स्ट्रेस, फियर, इनसिक्योरिटी, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से भरी हुई है तनाव से, डर से, असुरक्षा से, एंड वरीज और चिंताओं से। है रिजॉर्ट्स मैनी थिंग्स टू एस्केप रियलिटी इंक्लूडिंग स्टैम्प कलेक्टिंग, और वह बहुत तरीके निकालता है वास्तविकता से भागने का, और उसमें स्टैम्प कलेक्टिंग भी है, वो अपनी हॉबी से भी भागना चाहता है। द थर्ड लेवल इज़ अ पीसफुल टाइम इन द 1890s, थर्ड लेवल जो है वो एक बहुत ही शांति का समय है 1890 के समय का, बिफोर द वर्ल्ड वॉर्स, या वर्ल्ड वॉर से पहले का जो समय था, बड़ी सुख शांति का समय था, वो उसी में पहुंच जाता है। He encounters the third level on the Grand Central Station, और वह सामना करता है थर्ड लेवल का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, एंड फाइंड्स अ गेटवे टू द पास्ट, और वह दरवाजा खोज निकालता है भूतकाल का। चार्ले साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम कॉल्स अ थर्ड लेवल ऑफ वेकिंग ड्रीम, चार्ले का जो फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट जिसका नाम है सैम, वह थर्ड लेवल को एक जीता जागता सपना बताता है। ही ट्राइज टू रियलाइज दैट हिज हैलुसिनेशंस, और वह कोशिश करता है, ये महसूस बताता है उसे कि हैलुसिनेशंस का मतलब होता है जो उसको दिन में सपने आते हैं या उसको जो वहम होता है, आर अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ये उसकी कोई एक बहुत ही ताकतवर इच्छा का परिणाम है। हिज वाइफ अलार्म्ड, उसकी पत्नी चौंक जाती है। व्हेन ही टेल्स हर अबाउट द थर्ड लेवल, जब वो उसको उसके थर्ड लेवल के बारे में बताता है। शी एडवाइजेज
हिम नॉट टू लुक फॉर इट एनी मोर, और वो उसको सलाह देती है कि अब वहाँ पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है बेटा आपका पेपर है। और यस, दिस इज़ माय न्यू चैनल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो है वो एक इस किसी और स्कूल का भी पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, और तब आप देख सकते हैं कि कैसे पेपर जो है वो पूरे टोटली डिफरेंट आते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।